उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को हम स्टार्ट करते हैं। पहली स्कीम जो है वो नवी स्ट्रीम है। ठीक है, स्कीम को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम स्कीम किसने लॉन्च करी है, हम वो बनाई क्यों गई है और कहाँ-कहाँ पर क्या उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो नवी स्कीम जो है वो नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स, तो ये गर्ल्स के लिए स्कीम है। ठीक है, किसने बनाई है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, 10 जो है जो लड़कियां हैं क्लास 10th 16 से 18 साल की जो है 27 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू होगा देश के 19 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक है। अब आपको पता होगा कि ये स्कीम लाने की जरूरत क्या है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, ठीक है, वो मात्र 31% है। कुछ कुछ डेटा 32% भी कह देते हैं। और वहीं पर भारत का जो एवरेज है, इंडिया का जो एवरेज है, वो 41% से लेकर के 45% तक का है। ठीक, तो इसको बढ़ाने के लिए, ताकि वुमेन्स का इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन बढ़े, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिल पाए, ऐसी स्कीम्स की देश को जरूरत है। आगे चलते हैं, 25th सेंट्रल जोनल काउंसिल की बात करेंगे। तो जोनल काउंसिल्स के बारे में पहले जान लेते हैं कि ये जो होती है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक, दूसरा, भारत में 5 जोनल काउंसिल्स हैं और अभी हम बात कर रहे हैं सेंट्रल जोनल काउंसिल की। सेंट्रल जोनल काउंसिल की 25वीं मीटिंग हुई है अभी, और इसको हेड किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है। कहाँ हुई है? बनारस में हुई है। और इसमें डिस्कस क्या किया गया है? लॉ, ऑर्डर, डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन। अब सेंट्रल जोनल काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और उत्तराखंड है। आगे चलते हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात करेंगे। तो ये जो है 91.35 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे है, जो लगभग 7,300 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। कनेक्ट क्या करेगा? गोरखपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर। ठीक है, जहां भी रोड आएगी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, ये सब चीजें अपने आप बढ़ेंगी। आगे तो हम थोड़ा सा एक्सप्रेसवे के बारे में जानते हैं कि यूपी का जो एक्सप्रेसवे नेटवर्क है वो कैसा है। तो उसके बारे में अगर हम देखें तो यूपी में 13 एक्सप्रेसवे हैं ऑलरेडी, 4 और अप्रूव हो चुके हैं, तो टोटल यूपी में हो जाएंगे 17 एक्सप्रेसवे। ठीक है, 17 एक्सप्रेसवे। भारत में यूपी जो एक्सप्रेसवे हैं उनका 42%। ठीक है, 42% एक्सप्रेसवे मात्र यूपी में है। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट के लिए काफी ज्यादा काम किया जा रहा है। आगे चलते हैं, महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल की बात करेंगे। कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? चित्तौरा लेक में इनॉग्रेट हुआ है, बहराइच पे। लगभग साढ़े 39 करोड़ रुपए लगा करके ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जिसमें 40 फीट लंबी स्टैचू को बनाया जाएगा, जिसमें महाराजा सुहेलदेव जी जो है वो एक भाला और एक धनुष लिए हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो चित्तौरा लेक जो है उसको अष्टवर्का लेक भी बोलते हैं। ठीक, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी नाम ऐसे आ जाते हैं। यूपी जीसीसी कॉन्क्लेव की बात करेंगे 2025 कब हुआ है? 10 जून 2025 को। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात, जीसीसी क्या होता है? जीसीसी होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। कहाँ पे हुआ ये इवेंट? ये हुआ है लखनऊ में। ठीक है, ऑर्गेनाइज किसने किया है? इन्वेस्ट यूपी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि यूपी जो है वो इमर्जिंग हब होगा। किस चीज का? जीसीसी का मतलब ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स का इमर्जिंग हब होने वाला है यूपी, फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस। आगे चलते हैं, महाराजा बिजली पासी मेमोरियल की तरफ। तो महाराजा बिजली पासी जी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, दलित आइकॉन है। ठीक है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसको अनाउंस किया है कि इनके लिए एक मेमोरियल बनेगा। कहाँ बनेगा? लखनऊ में बनेगा। और ये किसका प्रतीक होगा? सोशल जस्टिस एंड रिप्रेजेंटेशन का। महाराजा बिजली पासी ने लगभग 1050 के आसपास अवध क्षेत्र पर राज किया है। ठीक है, कई कई जगह पर इनके युद्धों के बहुत ही बढ़िया और भव्य वर्णन भी है। मोबाइल वेटरनरी सेंटर, ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स की बात करेंगे। ये कहाँ पे अप्रूव हुए हैं? 2025 की खबर है पहली बात तो। ये कहाँ पर हुए हैं? गोरखपुर और लखनऊ में है। क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ सॉरस्किन। अब सॉरस्किन जो है वो यूपी की स्टेट बर्ड है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और फॉरेस्ट में ये जाएगी और वहां पर ट्रीटमेंट करेगी। ठीक है, जिससे कि डिले ना हो और बर्ड को मोबाइल मूव कराने से आसान है कि हम सीधे मोबाइल वेटरनरी यूनिट लेकर के पहुंच जाए। स्टेट डेटा सेंटर्स की अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सीईएल जो है वो ये बना रही है।
कहाँ पर? साहिबाबाद, गाजियाबाद में, ठीक है। ये स्टेट की डिजिटल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को होस्ट करेगा। तो ये कुछ देखिए, कभी-कभी क्या होता है ना कि जहाँ-जहाँ भी कॉन्सेप्ट होगा, वहाँ-वहाँ पर आपको थोड़ा-थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है, वो समझनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, मात्र फैक्ट है, तो उसका कोई चारा नहीं है। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको उसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो आप जो है ये समझ गए। हाँ, ये चीज़ अगर आप देखेंगे कि ई-गवर्नेंस के मामले में, है ना? उत्तर प्रदेश का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आगे चलते हैं फिल्म सिटी नोएडा। तो 2025 का लेआउट सबमिट कर दिया गया, 1000 एकड़ में बनेगी, सेक्टर 21 नोएडा में बनेगी ये। नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट फिल्म सिटी होने वाली है ये। इससे जॉब्स होंगी, मीडिया, टूरिज़्म इन सबको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली योजना है बफर में सफर योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है। बफर में सफर क्या होता है? जैसे कि आपको जोन के बारे में पता होगा, एक कोर जोन होता है, उसके बगल में बफर जोन होता है। कोर जोन जो होता है उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बफर जोन में कुछ परसेंटेज का ह्यूमन इंटरफेरेंस जो होता है वो अलाउ होता है, जैसे टूरिज्म हो गया या फिर हनी कलेक्शन हो गया, ट्राइबल अगर वहां पे कुछ लोग रह रहे हैं तो उनके लिए जो है कुछ छूट दी जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश ने जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जो है ये अलाउ कर दिया है इको टूरिज्म इन बफर जोन ऑफ टाइगर रिजर्व्स। इससे क्या होगा? जॉब जनरेट होगी और सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस जनरेट होगी। आगे चलते हैं। इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर कैंपेन की अगर हम बात करेंगे तो ये एलिमिनेट करेगा चाइल्ड लेबर को 2027 तक, ये इसका टारगेट है। आपको जान करके दुख होगा कि भारत के जो भी चाइल्ड लेबर्स हैं उसमें से 21%, ठीक है, वो मात्र यूपी देता है। तो ये काफी खराब चीज है उत्तर प्रदेश के लिए। तो इसको इरेडिकेट करने का एक अच्छा टारगेट स्टेट ने लिया है कि 2027 तक हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एजुकेशन होगा, रिहेबिलिटेशन होगा और एनफोर्समेंट होगा। आगे चलते हैं। जंगल सफारी विस्टाडॉन ट्रेन। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और इंडियन रेलवे ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। कतर्निया घाट और दुधवा टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करेगा, ये प्रमोट करेगा इको टूरिज्म को, बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस, इन सब चीजों को। ठीक है, जंगल सफारी विस्टाडॉन ट्रेन, ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें काफी ज्यादा कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती है और अचानक से आ जाती है एग्जाम में, तो जो है वो दिक्कत होता है। आगे चलते हैं। हाँ, ओडी ओडीओपी के बारे में आपको पता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम चल रही है। कब से चल रही है? 2018 से चल रही है। ठीक है, 2018 से चल रही है। इसमें क्या किया जाएगा कि हर डिस्ट्रिक्ट से वहां की जो खासियत है उसको चुन करके प्रमोट किया जाएगा, उसकी ब्रांडिंग करी जाएगी, उसमें जो है उसमें सरकार का सपोर्ट मिलेगा, ये सारी चीजें करी जाएंगी। तो ओडीओपी स्कीम में कुछ नए प्रोडक्ट यानी कि 12 नए प्रोडक्ट जो है वो जोड़े गए हैं, जैसे बलिया का सत्तू, एग्रीकल्चर टूल्स जो है वो बागपत के, पेठा और फुटवेयर जो है वो आगरा का, मेटल्स जो है वो अमरोहा के, ये सारी चीजें जो है वो ऐड करी गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय प्लांट। टाइटेनियम और सुपर एलॉय, टाइटेनियम जो है वो जितनी भी मजबूत चीजें होती हैं उन सब के लिए यूज होता है, जैसे फाइटर प्लांट बनाने में टाइटेनियम का कई बार यूज होता है। ठीक है, ये टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्लांट जो है लखनऊ में इनॉग्रेट किया गया। किसने किया है? डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी और हमारे सीएम योगी जी ने किया है। ठीक है, स्प्रेड करेगा अक्रॉस 50 एकर्स में विद 6000 टन एनुअल कैपेसिटी। 6000 टन इसकी एनुअल कैपेसिटी होगी और ये इंडिया की लार्जेस्ट सच फैकल्टी होगा। तो जैसे ही लार्जेस्ट आ गया एग्जाम के लिए, अपने आप में ये हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। यूपी चिप डिजाइन सेंटर नोएडा। चिप डिजाइन सेंटर की बात करेंगे। भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर जो है वो लॉन्च हुआ है। कहां पर हुआ है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। कहां पर किया है? नोएडा में किया है। क्या ये इससे क्या होगा? सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर जैसा कि आपको पता है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और भारत आज से कुछ साल पहले तक लगभग पूरी तरीके से सेमीकंडक्टर के इंपोर्ट के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था। ठीक है, चाइना और ताइवान के बीच में जब भी टेंशन होती है तो सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि कैसे हम सेमीकंडक्टर के मामले में उसकी आपूर्ति को पूरा करेंगे, क्योंकि ताइवान को आपको जान के हैरानी होगी कि ताइवान एक छोटा सा देश जो है वो दुनिया का मैक्सिमम पोर्शन जो सेमीकंडक्टर का है वो वहीं से आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूपी एग्रीज और एआई की बात करते हैं। यूपी एग्रीज क्या है?
उत्तर प्रदेश एक्सेलरेटेड ग्रोथ फॉर रेजिलिएंट एंड एम्पावर्ड एंटरप्राइज इन स्मॉल होल्डर फार्मिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूपी एग्री जो है स्मॉल होल्डर फार्मिंग के लिए है ताकि ग्रोथ बढ़ पाए। ठीक है, और वो ग्रोथ जो हो वो इंटरप्राइजेस को एम्पावर करे और रेजिलिएंट हो, मतलब कि उसके अंदर खतरों से लड़ने की क्षमता हो कि कोई अगर एम्प्लॉयमेंट वगैरह पे कोई चैलेंज आ रहा है तो उससे वो इम्पैक्ट ना हो। इसने ठीक है लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड बैंक ने इसको लॉन्च किया है, कहाँ पर 28 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है और ये पूर्वांचल और बुंदेलखंड में होंगी। जैसा कि आपको पता है बुंदेलखंड रीजन जो है उत्तर प्रदेश का सबसे जो है लेस डेवलप्ड रीजन है। बुंदेलखंड आपको पता होगा कि वेस्टर्न यूपी जो है इकोनॉमी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है उत्तर प्रदेश की, और बुंदेलखंड जो होता है वो बुंदेलखंड रीजन जो है वो इकोनॉमी में मिनिमम कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए बुंदेलखंड रीजन में आजकल स्कीम्स वगैरह लगाने की बात चल रही है। ठीक है, वीर रथ पार्क की बात करते हैं अब हम। वीर रथ पार्क जो है वो कहाँ पर हो रहा है, ये म्यूजियम और ओपन एयर थिएटर होगा। ओपन एयर थिएटर क्या होते हैं, जैसे कि आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि बाहर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, लोग गाड़ी वाड़ी खड़ी करके अपना उसी गाड़ी में बैठ के मूवी भी देख रहे हैं, तो वैसा एक थिएटर बनाया जा रहा है, ऑनर करेगा फ्रीडम फाइटर्स को। बिल्ड हो रहा है नोएडा में। वीर रथ पार्क में 32 फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजादी, इन सब लोगों के लोगों से रिलेटेड जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो दिखाए जाएंगे। नाइट लैंडिंग स्ट्रिप जो है गंगा एक्सप्रेसवे पे, नाइट लैंडिंग स्ट्रिप जो है वो बना दी गई है। 3.5 किलोमीटर लॉन्ग ये स्ट्रिप है शाहजहांपुर के पास। ये क्या, इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा कि रात में भी अगर इंडियन एयरफोर्स के विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी है तो हम इस स्ट्रिप पर आराम से कर सकते हैं। इंडिया फर्स्ट एक्सप्रेसवे नाइट स्ट्रिप है ये, ध्यान रखिएगा, अगर जैसे ही फर्स्ट वगैरह आता है वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की पहली एक्सप्रेसवे नाइट स्ट्रिप, नाइट एयर स्ट्रिप है ये। आगे चलते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी की बात करते हैं। ऊपर हमने देख लिया है इसके बारे में। ठीक है, ये अप्रूव्ड करी गई है, क्यों, ताकि हम मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट कर पाए। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश का टारगेट है कि हम 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ऑलरेडी भारत में सेकंड नंबर पर है इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन के मामले में। भारत का 8.4% इकोनॉमी जो है वो लगभग उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूट करता है। वहीं पर महाराष्ट्र जो है वो पहले नंबर पर है, लगभग 15% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है उसका। ठीक है, आगे चलते हैं, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स की बात करेंगे। गाजियाबाद ने लॉन्च किया है, इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड है ये, इंडियाज फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसके अंडर लॉन्च हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर ये लॉन्च हुआ है। सस्टेनेबल इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए लॉन्च किया गया है। बेंच मार्क फॉर इको फाइनेंसिंग। ठीक है, ये बेंच मार्क होगा इको फाइनेंसिंग, मतलब कि इन्वायरमेंटल के से रिलेटेड फाइनेंसिंग के लिए। मास मैरिज स्कीम की बात करेंगे तो उसमें रिवीजन किया गया है। 1 लाख रुपए जो है वो अब मास मैरिज इन स्कीम में पार्टिसिपेट करने लोगों को दिया जाएगा, जिसमें 75,000 रुपए जो है वो जो है लड़की के अकाउंट में दिया जाएगा, और 10,000 रुपए गिफ्ट के लिए और 15,000 रुपए वेडिंग के लिए अलग से दिए जाएंगे। SC, ST और OBC या फिर माइनॉरिटी पुअर फैमिलीज के लिए स्कीम बनाई गई थी। संसद स्पोर्ट्स महाकुंभ की बात करते हैं, ये कब हुआ है, ये हुआ है 29 से 22 अप्रैल 2025 के बीच में। कहाँ हुआ है, लखनऊ में हुआ है, KD सिंह बाबू स्टेडियम में हुआ है। मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में जैसे योगासन हो गया, कलारीपयट्टू हो गया और एक मलखम्ब हो गया। कलारीपयट्टू जो है लगभग 3000 साल पुराना स्पोर्ट्स है, केरल में इसका इनोवेशन हुआ था। ये हेल्थ के साथ साथ मार्शल आर्ट, एक तरीके का मार्शल आर्ट भी है। आगे मलखम्ब जो है उसमें एक पोल होता है, पोल से रिलेटेड एक्सरसाइज की जाती है तो उसको मलखम्ब बोलते हैं। योगासन जैसे महर्षि पतंजलि से चला आ रहा है, तो लगभग 5000 साल पुरानी परंपरा मानी जाती है। ठीक है, ये अलाइन करता है खेलो इंडिया मिशन के लिए से। ठीक है, अब रेशम सखी योजना की बात करेंगे। फॉर रूरल, ये 2025-26 में इसका पहला फेज लॉन्च हुआ है, फॉर रूरल वुमेन सेरिकल्चर लाइवलीहुड। टारगेट क्या है कि 50,000 वुमेन्स को 5 साल में हम जो है ट्रेन करेंगे। इसमें मैसूर की मलबरी सिल्क, रांची की तुषार सिल्क, ठीक है, और इसका कोलैबोरेशन क्या है, SRLM और सिल्क डिपार्टमेंट कोलैबोरेट करेंगे आपस में। आगे तो इसके बारे में कुछ अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो पहले तो हम देखते हैं SRLM क्या है। SRLM जो है स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है। ठीक है, तो सिल्क सेरिकल्चर क्या होता है, सेरिकल्चर होता है सिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, अब सिल्क जो होते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं,
और कुछ-कुछ सिल्क जो होते हैं वो कोकून से आते हैं, कुछ सिल्क जो होते हैं वो बिना कोकून के होते हैं, जैसे अहिंसा सिल्क उनको बोल देते हैं। उन सारे सिल्क जो है भारत में एक वैरायटी लगभग छोड़ के यूपी में सारे तरीके के सिल्क जो है वो पाए जाते हैं। और सिल्क जो है वो काफ़ी महँगा भी होता है, तो उसका यूज़ करके वुमेन का एम्पावरमेंट करने की कोशिश जो है वो करी जा रही है। तो अगर हम कुछ तरीके से सिल्क देखें, तो टाइप ऑफ सिल्क फैब्रिक बाय एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एक होता है मलबरी सिल्क, मूगा सिल्क, एरी सिल्क, ठीक है, तसार सिल्क और ये स्पाइडर सिल्क। स्मूथ मलबरी सिल्क का टेक्सचर स्मूथ होता है, नेचुरली रेडिएंट होते हैं, प्योर व्हाइट लस्टर होता है, इनमें बहुत सफेद एकदम लस्टर होता है, एक्सीलेंट ड्रेप क्वालिटी होती है इसकी और यूज क्या होता है हाई एंड फैशन गारमेंट्स में यूज होता है, थोड़ा सा महंगे होते हैं। मोगा सिल्क की बात करेंगे, प्रोड्यूस इन इंडिया, derived फ्रॉम आसाम के सिल्क मॉथ जो है कुकून फाइबर, जो आसाम के सिल्क मॉथ कुकून फाइबर है वहां से डिराइव होता है ये, डिस्टेंट गोल्डन येलो कलर होता है इनका। उसी तरह एरी सिल्क की बात करेंगे, इंडिया में होता है, नेचुरल सॉफ्ट टेक्सचर होता है, ऑफ व्हाइट और क्रीमी कलर होता है इनका। आगे चलते हैं, तसार सिल्क की बात करते हैं तो ये जो है नेचुरल कलर दैट रेंजेस फ्रॉम गोल्डन टू बीच, इसमें अलग अलग वैरायटी के कलर भी मिल जाते हैं, ठीक है। और मॉइस्चर विकिंग और ब्रीदेबिलिटी इसकी काफी अच्छी होती है और ये अफोर्डेबल होता है। तसार सिल्क जो होता है वो काफी अफोर्डेबल होता है, जैसे मोगा सिल्क बहुत महंगा होता है, लेकिन तसार सिल्क जो हो गया वो जो है वो काफी बार अफोर्डेबल होता है। फिर उसके बाद स्पाइडर सिल्क हो गया, तो आप इन सब स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं जहां जहां मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश करी है, ठीक है। इसमें बस आप एक चीज करिएगा, कमेंट सेक्शन में करिए कि हर मलबेरी सिल्क उत्तर प्रदेश में किस एरिया में होता है, ये सारी चीजें जो है एक बार आप कमेंट सेक्शन में डालिए और अपने नोट में भी ये करते जाइए, ठीक है। कोशिश करिए यूपी का एक मैप आपके हाथ में होना चाहिए, तो जो भी एडिशनल डेटा हम आपको दे रहे हैं या जो भी डेटा इसमें दिया हुआ है उसको एक मैप पे आप नोट करते जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो चीजें लंबे समय तक आपको याद रह पाएंगी, क्योंकि फैक्ट एग्जाम के आसपास इतने हो जाते हैं कि भूलने लग जाते हैं, पर मैप जो है पिक्चर मेमोरी हमारी काफी स्ट्रांग होती है, तो मैप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी फायदा होगा। एमओयू साइन हुआ है, अगले न्यूज पे चलते हैं। एमओयू साइन हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और यूपी गवर्नमेंट के बारे में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब बना था? 1992 में बना था। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में है, ठीक है। दुनिया इंडिया का ये जो है सेकंड बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक। आगे तो ये क्या इस यूपी गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन हुआ है, कैपेबिलिटी बिल्डिंग जो करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, ये कहाँ पर? यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स में फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्टॉक मार्केट एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। स्टॉक मार्केट आजकल जैसे आपको पता है बढ़ता हुआ फील्ड है, उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। 15th हॉकी नेशनल्स की बात करेंगे, कहाँ हुआ है? झांसी में हुआ है, 4 से 15 अप्रैल के बीच में हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये हुआ है, ये कहाँ? और पंजाब ने इसको जीता है, यूपी की प्लेस तीसरी थी, ठीक है। झांसी में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है? वो है झांसी में। अब झांसी जो है वो बुंदेलखंड रीजन में है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बुंदेलखंड रीजन में प्रमोट करने के लिए ये किया गया है। ध्यान रखिएगा कि बुंदेलखंड जो है यूपी का काफी पिछड़ा इलाका है, ठीक है। वहां पे इन्वेस्टमेंट वगैरह की काफी ज्यादा जरूरत है। तो जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम चल रही है, ऐसी बहुत सारी स्कीम चल रही है ना वन डिस्ट्रिक्ट, उसी तरह वन नेशन, उसी तरह एक 1 केजीबीवी वन गेम स्कीम चल रही है। अब केजीबीवी क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है। ये जो है वहाँ ये कहा जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 73 डिस्ट्रिक्ट में है लगभग ये कि जीबीवी, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो बालिका विद्यालय है वहां पर फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स के लिए टैलेंटेड जो गर्ल्स हैं वहां पर उनका ध्यान दिया जाएगा, और हर कॉलेज में एक, हर विद्यालय में एक स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश फर्स्ट इन जीआई टैगिंग, जीआई टैग के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में पहले स्थान पर है। अब क्या है कि मई 2025 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है जीआई टैग सर्टिफिकेट दिए हैं 21 प्रोडक्ट को बनारस में, ठीक है। बनारस के 21 प्रोडक्ट नहीं है, बनारस में 21 प्रोडक्ट को दिया है, तो यूपी के पास अब 77 जीआई टैग प्रोडक्ट हो गए। जीआई टैग का फायदा क्या होता है? देखिए, जीआई टैग होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसी चीज जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हो, ठीक है। तो जीआई टैग जो है, जब भी किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है ना तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, उसकी ब्रांडिंग अच्छी होती है। तो काशी रीजन जो है उसके पास अकेले 32 जीआई टैग प्रोडक्ट हैं, और उसमें न्यू एंट्रीज जो है वो बनारसी तबला हो गया, ठीक है, करौंदा हो गया, चिरगांव का, सांजी क्राफ्ट हो गया मथुरा का, कथिया बीट हो गया बुंदेलखंड का, ठीक। अब
ये थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली बात है कि जीआई टैग देता कौन है? तो जीआई टैग देता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक? जीआई टैग कौन देता है? जीआई टैग देता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, पीएमएफएमई स्कीम। उत्तर प्रदेश की यहाँ पे रैंक क्या है? नंबर 1 है इसके इम्प्लीमेंटेशन में। ध्यान रखिएगा यूपी जो है कई स्कीम्स को परफॉर्म करने के मामले, कई स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के मामले में देश में नंबर इसके पर है। उसी तरह प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज की जो स्कीम है, इसको भी लागू करने के मामले में उत्तर प्रदेश की रैंक फर्स्ट ही है। एवरेज लोन अप्रूवल टाइम जो है वो 101 दिन है केवल, जो कि बेटर है बिहार से, जहां पे 110 दिन है, तेलंगाना में इवन 190 दिन है। ठीक है, बजट जो है इसका रेज करा गया 55% से, विद ₹300 करोड़ एडिशनल एलोकेशन किया गया है इसका, 250 करोड़ मोर स्पेंड देन इन 2024। ठीक, आगे चलते हैं। एनुअल सर्वे फॉर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेटा की अगर हम बात करें तो लगभग 3318 फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कब? 2024-25 का ये इंक्रीज हुआ है पिछले लगभग 4 सालों में, लगभग डबल से भी ज्यादा हो गया है। पहले 1484 थी, ये बढ़ करके 3318 हो गई हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक, इन 2022-23 जो है वो 1.3 लाख करोड़ रुपीस का था, अकाउंटिंग फॉर इंडिया 6.1% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल जीवीए। भारत का जो टोटल इंडस्ट्रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसका 6.1% जो है उत्तर प्रदेश से आता है। ठीक है, ये काफी कम है क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमारे पास एरिया भी काफी है, तो इसको बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। अब जीवीए क्या होता है? ठीक है, जीवीए रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, इंडस्ट्री और सेक्टर आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल। तो अगर हम इनपुट मतलब कि जो हम रॉ मटेरियल और इनपुट्स यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को हटा दें, तो जो इकोनॉमी में प्रोडक्ट आया है वो उसकी वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट सर्विसेज हो चाहे गुड्स हो, उसकी जो वैल्यू है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड होती है। ठीक है, इसलिए क्या मेजर करता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसर और इंडस्ट्री या फिर सेक्टर की इकोनॉमी में, कि भाई कोई सेक्टर हो गया या कोई इंडस्ट्री हो गई, वो इकोनॉमी में कितना उसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। ठीक है, जहां का ग्रॉस वैल्यू एडिशन ज्यादा होगा वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट की बात करेंगे, यूपी की रैंक फिर से देखिए नंबर 1 है, फर्स्ट रैंक पर है यूपी। मैथमेटिकल स्किल्स हो गया, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हो गया और क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, इन पे उत्तर प्रदेश की रैंक नंबर 1 है। ठीक है, ऑल्सो टॉप इन एम्प्लॉयबिलिटी, 18 से 25 साल की उम्र में एम्प्लॉयबिलिटी जो है उस पर भी उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है और तीसरी रैंक आई है इसकी अगर एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें 26 से 29 साल की एज ग्रुप में। आगे चलते हैं, जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम की हम बात करेंगे। जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर योजना अनाउंस की गई है, जून 2025 में अनाउंस की गई है। इसका एम है एरेडिकेट करना पॉवर्टी को थ्रू यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम। नेम इस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर इसको रखा गया है। ठीक है, और इसका टारगेट होगा कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जो हैं उनको पॉवर्टी से कैसे ऊपर उठाया जाए। देखिए पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट डेटा होता है। 2011-12 में जो भारत में पॉवर्टी थी वो लगभग 53.6% थी, जो 2022-23 में घट करके लगभग 16.4% हो चुकी है। ठीक है, ये करते हैं हायर पॉवर्टी की बात करते हैं। आगे देखते हैं कि लोअर पॉवर्टी या एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि लगभग 150 रुपए भी पर डे इंसान नहीं कमा पा रहा है, तो वो 12.2% से घट करके लगभग 2.2% हो चुकी है। ठीक है, लगभग ये जो है ये ध्यान रखने वाली बात है। वहीं पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो परफॉर्मेंस है वो सच में कमेंडेबल है। 2011-12 में लगभग 67.2% लोग जो है वो हायर पॉवर्टी के शिकार थे, अब जो है मात्र 32% रह गए हैं। नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये घट करके 25% के आसपास हो गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि पॉवर्टी के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो काफी अच्छा काम कर रहा है। आगे चलते हैं, रोहिणी बैराज प्रोजेक्ट की बात करेंगे। कहां पर है ये? महाराजगंज में। अब रोहिणी रिवर जो है वो हिमालयन फुटहिल से निकलती है और ये जाकर के राप्ती रिवर से मिल जाती है। कहां पर? गोरखपुर के पास। ठीक है, ये जो है जून में 2025 में इनॉग्रेट हुआ। 86 मीटर लंबा ये बैराज होगा ऑन रोहिणी रिवर। तो इससे लगभग 7000 हेक्टेयर की जो जमीन है वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा सकेगी।
बायो सीएनजी प्लांट की बात करेंगे, प्रयागराज। ये यूपी का पहला है और इंडिया का दूसरा है। तो इंडिया का पहला कौन सा? इंडिया का पहला है गोवर्धन प्लांट, जो कि लगा है इंदौर में, ठीक है, 2022 में। ये क्या करेगा? कंप्रेस नेचुरल गैस प्लांट है, जो किसको यूज करेगा? एग्री वेस्ट, काउ डंग और बाकी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको, ठीक है। बिल्ड करा जाएगा पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। अप्रैल 2023 में इसको लॉन्च किया गया है। इससे फायदा क्या होगा कि पहली बात तो जो वेस्ट है भाई, वेस्ट को कहीं ना कहीं तो डंप करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर बीमारियां, कीड़े और वहां से सड़न की स्मेल आती है। एग्री वेस्ट का अगर हम यूज कर लें बायो कंप्रेस नेचुरल गैस बनाने के लिए, तो वेस्ट का जो है वो एक साइकिल क्रिएट हो जाती है, जिससे वेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं एफिशिएंटली यूज हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 15th मेंस हॉकी नेशनल चैंपियनशिप की हम बात करते हैं। होस्टेड फ्रॉम 4 से 15 अप्रैल 2025 के बारे में के बीच में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम झांसी में हुआ। इसको हमने पहले भी देख रखा है। आगे चलते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड डीबीटी लीडरशिप की बात करेंगे। तो यूपी की रैंक पहली है डिजिटल पेमेंट्स के मामले में एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में। तो टोटल लगभग 1,11,637 करोड़ रुपए ट्रांसफर कराया जा चुका है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तौर पर लगभग 9 करोड़ बेनिफिशरीज को, ठीक है। कितनी स्कीम्स में? लगभग 207 स्कीम्स में, 11 डिपार्टमेंट्स में। एक बार फिर से डेटा देखते हैं। लगभग कितनी स्कीम्स है? 207 स्कीम्स। कितने डिपार्टमेंट? 11 डिपार्टमेंट, ठीक है। कितना पैसा कितने लोगों को ट्रांसफर किया गया? लगभग 9.08 करोड़ लोगों को। कितना पैसा? लगभग 1,11,637 करोड़ रुपए, ठीक। आगे चलते हैं। इथेनॉल प्रोडक्शन लीडरशिप की बात करेंगे। यूपी बिकेम इंडिया टॉप इथेनॉल प्रोड्यूसर विद इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 2 बिलियन लीटर्स पर ईयर। 2 बिलियन लीटर्स पर ईयर टारगेट क्या है? तो फाइनेंशियल 2026 में 2.5 बिलियन लीटर्स पर ईयर पहुंच जाएंगे। इससे क्या होगा? क्लीन फ्यूल प्रोडक्शन होगा और फार्मर की इनकम बढ़ेगी। अब देखिए, इथेनॉल जो है, इथेनॉल की ब्लेंडिंग की बात होती है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है E20 की हम बात करें, E10 जो है भारत का 2022 का टारगेट था, जो हमने समय से पहले ही अचीव कर लिया। तो अब हम बात करते हैं कि 2025 तक हम E20 करेंगे। अब E20 है क्या? E20 है कि अगर मान लीजिए 100% पहले पेट्रोल होता था, अब क्या करेंगे? अब 80% पेट्रोल होगा और उसमें 20% जो होगा वो इथेनॉल मिला होगा, ठीक है। तो 20% पेट्रोल की बचत हुई, और ये जो पेट्रोल की बचत है, इससे इंपोर्ट बिल जो है, भारत को बारे में आपको पता होगा कि लगभग 85% जो है वो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है भारत की। अगर फ्यूल की बात करें तो वो भी रिड्यूस होगा। फार्मर की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि इथेनॉल जो है वो भी एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होता है। शुगर केन का वेस्ट हो गया, राइस हस्क हो गया, इन सब चीजों से प्रोड्यूस होता है, ठीक। तो क्लीन फ्यूल के अडॉप्शन में ये हेल्प करेगा। आगे चलते हैं। 47th नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप की बात करेंगे। कहाँ हुआ है? ये सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में हुआ है। यूपी ने इसको पहली बार जीता है, ठीक है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफीट करेंगे मध्य प्रदेश, सॉरी, डिफीट किया है किसको? हिमाचल प्रदेश को। कब हुई थी? मार्च 26 से 30 के बीच में, ठीक। क्रूड ऑयल डिस्कवरी हुई है कहां पर? बलिया, उत्तर प्रदेश में क्रूड ऑयल डिस्कवरी हुई है। गंगा बेसिन में डिस्कवरी हुई है। मेजर डिस्कवरी इसको माना जा रहा है। कितनी डेप्थ पे? लगभग 3,000 मीटर की डेप्थ पे हुई है। तो इसका एक्सट्रैक्शन काफी मुश्किल होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल की बात करेंगे। कहाँ हुआ है? ये वृंदावन में हुआ है। वृंदावन मथुरा में ये ऑर्गेनाइज हुआ है। गीता शोध संस्थान और क्रांतिधारा साहित्य अकेडमी ने मिलकर के इसको इनॉग्रेट किया। जैसा आपको पता है कि भारत और नेपाल के रिश्ते को रोटी बेटी का संबंध भी बोलते हैं, तो उसी सिलसिले में पीपल टू पीपल कनेक्ट को बूस्ट करने के लिए और कल्चरल डिप्लोमेसी के तौर पर इसको इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया है। टेक कीर्ति की बात करेंगे। आईआईटी कानपुर का इवेंट होता है। लार्जेस्ट टेक एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट होता है ये भारत का, एशिया का ही, भारत का ही नहीं, एशिया का भी लार्जेस्ट होता है ये, ठीक है। प्लेटफॉर्म देता है इनोवेटर्स को, स्टार्टअप्स को, कि वो आए और अपना इनोवेशन शोकेस करें, और इससे उनको मार्केट एक्सेस भी मिलता है। आगे चलते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट की बात करेंगे। यूपी की रैंक जो है वो तीसरी है इस मामले में। यूपी की रैंक जो है वो तीसरी है स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है यूपी ने। यूपी के पास लगभग अभी 14,000 स्टार्टअप्स हैं और 26 यूनिकॉर्न हैं, जिसमें अकेले नोएडा के पास लगभग 3400 स्टार्टअप हैं। उसके बाद गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर में भी काफी अच्छे स्टार्टअप चल रहे हैं। स्टार्टअप एक्टिव हो चुके हैं 49 आउट ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। 49 आउट ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टार्टअप चल रहा है, ठीक है। तो इसको बढ़ा करके 75 डिस्ट्रिक्ट्स करने का भी एक लक्ष्य है। 2018 में अगर हम बात करें तो यूपी के पास मात्र 1100 स्टार्टअप्स थे, जो बढ़ करके
14,000 हो गए हैं, लगभग 13 गुना का इंक्रीज हुआ है, 12.7 गुना का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिठूर महोत्सव की बात करेंगे। बिठूर महोत्सव कहाँ होता है? कानपुर में होता है। 21 से 23 मार्च के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं हेरिटेज ऑफ 1857 रिवोल्ट। ठीक है, फोक परफॉर्मेंसेज होती हैं, थिएटर होता है, एग्जीबिशन होता है, काफी अच्छा आयोजन होता है। इंडिया फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क की अगर हम बात करें तो कहाँ? मार्च मार्च 2025 में अनाउंस की गई है ये। ठीक है, कानपुर देहात रीजन में 875 एकड़ के आसपास ये बनेगी और ये पीपीपी मॉडल पे बेस हो रहा है। ठीक है, आजकल ज्यादातर काम जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे भी हो रहा है। इसका फायदा होता है कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, कॉस्ट कभी कभी कम हो जाती है और जो क्वालिटी ऑफ द गुड्स होते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं। आगे चलते हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट करेगा टेक्सटाइल मशीन पार्क। तो इंडिया फर्स्ट है यार, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से ये सब देखते रहिए। डॉल्फिन सफारी की बात करेंगे। डॉल्फिन सफारी जो है वो अनाउंस हुई है 25 अप्रैल अप्रैल 2025 में। ठीक है, बिटवीन कैथी एंड ढकुआ विलेज। डॉल्फिन मित्राज जो है इसके वॉलंटियर्स होंगे और गंगा रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता होगा गंगा रिवर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी बना है भारत में पहला। वो कहाँ पे बना है? वो बना है पटना में, बिहार में। ठीक है, गंगा जी के किनारे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, नेजा फेयर जो है वो बैन हो गया। नेजा फेयर तो अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल चीज थी। जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी जिसने भारत पे कई सारे आक्रमण किए, भारत के कई सारे मंदिरों का, भारत की कई सारी कल्चरल विरासत को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, उसका जो अ, उसकी मेमोरी में सैयद सलार महमूद गाजी जो उसका कमांडर था, उसकी मेमोरी में ये फेयर जो है वो इनॉग्रेट होता था। तो एक तरीके से हमने जो हमारे ऊपर हुआ आक्रमण है उसको सेलिब्रेट करने के लिए फेयर था। तो इस पे अब फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन लगा दिया है। ठीक है, ये संभल में होता था। आगे चलते हैं। ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक प्रोडक्ट डिजिटेक अवार्ड की बात करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड की बात करते हैं। कब हुआ? 18 मार्च 2025 न्यू दिल्ली में हुआ है। उत्तर प्रदेश ने 5 अवार्ड जीते हैं प्रभु, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश ने 5 अवार्ड जीते हैं एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, तो वो अवार्ड्स कैसे कैसे हैं? बेस्ट यूज ऑफ एआई और मशीन लर्निंग एंड इमर्जिंग टेक, प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पुलिस को अवार्ड मिला है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि महाकुंभ में आपको पता होगा एक वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। उसके अलावा वहां का क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो काफी अच्छा रहा, क्योंकि किसी भी जगह पर 60-70 करोड़ लोग आए और उनमें एक बार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से छोड़ के कोई ऐसी घटना नहीं हुई। तो ये काफी सफल आयोजन है एक तरीके से। आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अवार्ड मिला यूपी एसआरटीसी को, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। क्या है? व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस की उत्तर प्रदेश में जो भी बस है या व्हीकल है वो कहाँ कहाँ पर है उसको ट्रैक करने के लिए जो यूज करें और वहां पे जो पैनिक बटन होता है। पैनिक बटन क्या होता है? मान लीजिए कि डिवाइस में कभी कुछ हमला हो जाए या फिर आपको कोई दिक्कत हो जाए अचानक से, तो आप उस पैनिक बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो वहां की जो लोकल पुलिस होगी उन सबके पास मैसेज चला जाएगा और तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज आपके पास आ पाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। डिजिटल हेल्थ इनोवेशन हमीरपुर को भी मिला है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट जागृति। ठीक है, तो इसका एम क्या था? इसका एम था टीबी फ्री जो है इसका एम जो था वो टीबी फ्री हमीरपुर था। ठीक है, कंबाइन करेगा ये डेटा एनालिसिस को और टीबी फ्री हमीरपुर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो इसको भी एक अवार्ड मिला है। डिजिटल पब्लिक सर्विस डिलीवरी में भी एक अवार्ड मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सिस्टम को अवार्ड मिला है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। ठीक है, ये एम्पावरिंग यूथ। अब ये योजना क्या है? आपको पता होगा उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो फ्री टैबलेट्स और मोबाइल फोन दे रही है ताकि जो है डिजिटल शक्ति जो बन पाए उत्तर प्रदेश। ठीक, द स्कीम आल्सो एम टू इनहेंस एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एंड मल्टी स्किल डेवलपमेंट थ्रू डिजी शक्ति पोर्टल। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि डिजी शक्ति पोर्टल कहाँ किससे अटैच है, तो वो भी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना से अटैच है। ठीक है, आगे चलने से पहले देखते हैं थोड़ा सा गंगेज रिवर डॉल्फिन के बारे में। मैंने ये एक स्लाइड बना रखी है। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। प्लेटिनिस्टा गंगेटिका जो है इसका वो साइंटिफिक नेम है। ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है और डीप वाटर को प्रेफर करती है। ठीक है, ये ब्लाइंड होती है तो अल्ट्रासोनिक साउंड एमिट करती है जिससे कि जो है ये अपना मूवमेंट कर पाती है। इसको जो है कई बार सूसू भी बोलते हैं।
ठीक है? क्योंकि इसका जो साउंड इमिट होता है वो उसका साउंड जो होता है इसी तरीके का होता है, ठीक है? हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में ये पाई जाती है, ठीक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल यहाँ पर कई बार देखी जाती है। आईयूसीएन स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है ये, ठीक है? थ्रेट क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, कैच बाय कैच हो गया, ठीक है? क्लाइमेट चेंज और हंटिंग ये सारी चीजें। तो कंजर्वेशन एफर्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021 में लॉन्च किया गया है। ये प्रोजेक्ट टाइगर की तरह ही है। नेशनल टाइफन रिसर्च सेंटर जो है वो आपने आपको बताया था कि एशिया और इंडिया का पहला है जो पटना बिहार में हुआ है। डेडिकेटेड डॉल्फिन सेंचुरी जो है विक्रमशिला सेंचुरी जो है वो बिहार में है और हस्तिनापुर सेंचुरी जो है वो यूपी में प्रपोज्ड है, अभी बनी नहीं है, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं। सोलर सिटीज इनिशिएटिव की बात करेंगे। ये मार्च 2025 में एनसीएपी कॉन्फ्रेंस गोरखपुर जो हुआ है, नेशनल क्लीन वो जो कॉन्फ्रेंस गोरखपुर में हुआ है, वहां पर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पहली बात तो उत्तर प्रदेश में कितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है? तो 17 है, ठीक है? वहां उसको सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है? एनसीएपी। अब जो है हम बात करते हैं थोड़ा सा सोलर एनर्जी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का बिग लीप टुवर्ड सोलर एनर्जी। तो उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी जो है उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करी थी ताकि जिसके रूप जहां पर इसका टारगेट है कि 22 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी को कर पाए कब तक? 2026-27 तक, ठीक है? और ये इसमें फायदा क्या है कि 100 एग्जम्पशन ड्यूटी तो 100% छोड़ दी गई है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी जो है वो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 100% छोड़ दी गई है और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है उस पर 10 साल का 100% एग्जम्पशन दिया जाता है कोई भी सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने में उत्तर प्रदेश में, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है मॉडल विलेज कैंपेन अयोध्या में। तो अयोध्या में लगभग जो है 1150 विलेज हैं, 772 ग्राम पंचायत हैं अयोध्या में। उन सभी में रोड कनेक्टिविटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। आगे चलते हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करेंगे इन 2025। तो हैबिटेट फॉर राइनोस माइग्रेटिंग फ्रॉम नेपाल। तो लग्गा बग्गा करके एक एरिया है जो कि एक नेचुरल कॉरिडोर है, नेपाल से राइनो जो है कई बार माइग्रेट करते करते उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आ जाते हैं। चीतू पांडे मेमोरियल की बात करेंगे तो ये बलिया के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, ठीक है? क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका काफी बड़ा योगदान है। अनाउंस कब हुआ है? मार्च 2025 में। आगे चलेंगे तो महर्षि दधीची कुंड सीतापुर की बात करेंगे। तो डिक्लेयर्ड स्टेट टूरिज्म सेंटर, टूरिस्ट सेंटर इसको डिक्लेयर किया गया है 10 मार्च 2025 को। माइथोलॉजिकल सेज दधीच, आपको दधीच के बारे में सुना होगा, महादानी कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया था जिससे भगवान इंद्र का वज्र बना हुआ है, ठीक है? आगे चलते हैं, स्वावलंबिनी प्रोग्राम की बात करेंगे। स्वावलंबिनी प्रोग्राम क्या है? लॉन्च हुआ है मार्च 2025 में। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है एससी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में, ठीक है? इसका एम क्या है? ट्रेन और मेंटर करेगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है? ताकि उत्तर प्रदेश और भारत दोनों जगह वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ पाए, ठीक है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की बात करेंगे, ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। एमओयू साइन किया गया है मार्च 2025 में किसके द्वारा? नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के बीच में। तो क्या किया जाएगा इस एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे 150 एकड़ का एक पार्क लगाया जाएगा विद एनएच सेवे एंड ईएफडीसी एक्सेस, ठीक? थोड़ा सा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है कि फ्रेट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है इसका काफी अच्छा होता है। लार्ज स्केल फ्रेट मतलब जो है काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पे कार्गो आ सकता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री क्लस्टर हो जाते हैं, कंजम्पशन सेंटर जो होते हैं वो कई बार डेवलप किए जाते हैं जिससे वहाँ की इकोनॉमी को ओवरऑल बहुत फायदा होता है। इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं जैसे वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल सर्विसेज, वेयर हाउसिंग हो गया, कस्टम्स हो गया, क्लियरेंस हो गया, बहुत सारी चीजों को एक साथ एक जगह पर लाया जाता है। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे कि एयर हो गया, रोड हो गया, रेल हो गया और स्पेशली इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस पे गुड्स ले जाना चाहें तो रोड सबसे सस्ती पड़ती है। अगर हम इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे सामान ले जाना चाहें तो रेलवे सबसे सस्ता होता है। लेकिन अगर हम लार्ज डिस्टेंस पे कार्गो ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वाटरवे सबसे सस्ता होता है।
आगे चलते हैं, यहाँ पे वैल्यू एडेड सर्विसेज भी होती हैं, प्रोविजन जैसे पैकिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, ये सारी चीजें भी यहाँ पर मिल जाती है। तो लगभग एक तरीके से एक हब होता है जहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होता है, इकोनॉमी के लिए काफी बड़ा बूस्ट होता है। तो ये बनारस में बन रहा है। आगे चलते हैं, राइस ऐप लॉन्च की बात करते हैं। रिस्पॉन्सिव इम्यूनाइजेशन सपोर्ट फॉर एवरीवन। देखिए, हो भारत बच्चों को सारे टीके लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, इसकी डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए ये ऐप बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ट्रेनिंग भी होगी हेल्थ वर्कर्स की, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग जो होगी हेल्थ वर्कर की। ठीक है, अब COAIEMA कॉन्फ्रेंस लखनऊ की बात करते हैं। काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस है ये। इसकी 8th जो मीटिंग है वो लखनऊ में हुई है 8 मार्च 2025 को, अम्बालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हुई है। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या डिस्कस किया गया, क्रॉस बॉर्डर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को डिस्कस किया गया है। आगे चलते हैं, खेलो इंडिया वुमेन्स टाइकोंडो 2025 की बात करेंगे तो कहाँ हुआ है, 8 मार्च 2025 को हुआ, कहाँ पर है, लखनऊ में हुआ है। टॉप मेडल विनर्स में लखनऊ को 4 मेडल मिले हैं, आगरा को 4 मिले हैं। ठीक है, ठीक है, युवा स्कीम की बात करेंगे, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की हम बात करेंगे। इसमें 100 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन अभी तक इस स्कीम के तहत बांटा जा चुका है। कितने लोगों को, लगभग 100 करोड़ रुपए का लोन, लगभग 2,500 यंग एंटरप्रेन्योरशिप को गोरखपुर और बस्ती में। ठीक है, टारगेट क्या है इस स्कीम का कि 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स पर साल प्रोड्यूस करना। लिथियम रिफाइनरी ग्रेटर नोएडा की हम बात करते हैं, तो लिथियम रिफाइनरी जो है वो लॉन्च की गई है, इंडिया फर्स्ट है, ये पहली बात तो ध्यान रखिएगा, इंडिया फर्स्ट है। फर्स्ट लिथियम ग्रेड रिफाइनरी प्रोड्यूस करेगा 1,000 मीट्रिक टन पर ईयर विद प्लान्ड एक्सपेंशन टू कि 20,000 मीट्रिक टन पर ईयर जो है 2029 तक हम इसको कर पाए, मतलब लगभग 20 गुना बढ़ा दें। ठीक है, अब लिथियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके फोन की बैटरी हो गया, किसी भी डिवाइस में आजकल लिथियम इंपॉर्टेंट बहुत जाता है। भारत लिथियम के मामले में काफी हद तक इंपोर्ट डिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि रिफाइनरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा सा लिथियम के बारे में हम अगर देखना चाहें तो कंट्री वाइज लिथियम ब्रेकडाउन अगर हम देखें तो बोलीविया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व है, फिर अर्जेंटीना आता है, और भारत के पास भी दुनिया का लगभग 5.7% लिथियम रिजर्व है। तो लिथियम रिजर्व भारत के पास है ठीक ठाक, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको रिफाइन करने की जो कैपेबिलिटी है वो अभी तक हमारे पास नहीं है। तो उसी सिलसिले में ये काम किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, इंडिया फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट की बात करेंगे। इंडिया का पहला है, यूपी में हो रहा है। कौन, कहां पर हो रहा है, कुंभी करके एक जगह है, लखीमपुर खीरी में, वहां पर हो रहा है 22 फरवरी 2025 को। ये फाउंडेशन इसकी करी गई है, लगभग 2850 करोड़ रुपए से इन्वेस्ट करेगा। कौन इन्वेस्ट करेगा, बलरामपुर शुगर मिल जो है वहां पे इन्वेस्ट करेगा, इको फ्रेंडली प्लास्टिक अल्टरनेटिव के लिए है। अब काशी तमिल समागम 3.0 की बात करते हैं, 15 से 24 फरवरी 2025 के बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है, बनारस में हुआ है। ऑर्गेनाइज किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत ये किया गया है। ठीक है, ताकि कल्चरल लिंकेजेस जो हैं उनको हम पीपल टू पीपल लिंकेजेस में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो तमिलनाडु और काशी के बीच में जो टाइज हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए किया गया है। थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में जाने तो काशी तमिल समागम जो है ये सेलिब्रेशन ऑफ हेरिटेज है। कंटेंट इसके अंदर का अगर हम देखें तो काशी तमिल समागम शेड्यूल जो है इस बार, ये पुराना थोड़ा सा डेटा है, इस बार जो है फरवरी में हुआ है ये। ठीक, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए हुआ है। अच्छा, ये अलाइन करता है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ताकि लोग जो है वो एक दूसरे को जान पाए और एक दूसरे की भाषा से भी थोड़ा बहुत परिचित हो पाए। ठीक है, IIT मद्रास और BHU मिल करके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, NSDC इंटरनेशनल एकेडमी की बात करें, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ये NSDC। ठीक है, इनॉग्रेट कब हुआ है, मार्च 6 फरवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा में। किसने किया, जयंत चौधरी जी ने किया। इसका एम क्या है, ग्लोबल स्टैंडर्ड स्किलिंग एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है, कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम स्किल कर पाए लोगों को और सर्टिफिकेशंस दे पाए। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट बना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर क्वालिटी अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं होंगी जो दुनिया में हर जगह प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो वो एक्सपोर्ट के लिए फ्रेंडली नहीं होगा और वो यूज के लिए भी जो है वो ठीक चीज नहीं होगी। इंडियाज आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस का 32वां एडिशन जो है वो नोएडा में अभी नोएडा में हुआ 8 से 10 फरवरी के बीच में। इसकी थीम क्या है, रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। इनॉग्रेट किसने किया, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करेंगे। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है पार्वती
आगरा रामसर साइट, गोंडा में किसने, कहाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको इनॉग्रेट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या अनाउंसमेंट हुई, यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि अयोध्या देवी पाटन नेचर कल्चरल टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जाएगा। अयोध्या से देवी पाटन के बीच में नेचर और कल्चर का एक टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो इससे टूरिज्म बूस्ट होगा। थोड़ा सा अगर हम बात करें वर्ल्ड वेटलैंड डे की, तो ये 2 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर साल 2 फरवरी को होता है नेशनल वेटलैंड्स डे। ठीक, आगे चलते हैं। एनएमजीसी की जो है वो 59th एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग जो हुई है, अभी अभी हुई है। ठीक है, ये 31 दिसंबर 2024 को हुई है, जिसमें 272 करोड़ रुपए जो है वो अप्रूव किए गए हैं। एनएमजीसी क्या है, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात है कि जिसमें से 263 करोड़ रुपए जो है एसटीपी के लिए, एसटीपी क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसमें से जिसकी कैपेसिटी होने वाली 45 मेगा लीटर्स पर डे। अब 1 मेगा लीटर में लगभग 1 लाख लीटर्स होते हैं। ठीक है, इन चंदौली, और ये चंदौली मतलब बनारस के पास, और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है ये, और 9 करोड़ रुपए जो है वो एफएसटीपी के लिए यानी फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए है। ठीक है, और सोलर पावर प्रोडक्शन मानिकपुर, ठीक है, खड़क मानिकपुर धाम के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो, वहां पर है। रिपब्लिक डे में 2025 की बात करेंगे तो यूपी का जो टैब्लू था जिसमें महाकुंभ की झांकी दिखाई गई थी, उसको पहला प्राइज मिला 76वें इंडिपेंडेंस डे परेड में। ठीक है, थीम क्या थी इसकी, संगम ऑफ विरासत एंड विकास। ठीक है, इसमें सिंबॉलिक अमृत कलश भी रखा गया था। आगे चलते हैं। यूपी फाउंडेशन, नहीं आगे क्या है, हाँ धनौरी वेटलैंड नोटिफिकेशन। तो जनवरी 2025 की बात करेंगे तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि धनौरी वेटलैंड जो कि जेवर एयरपोर्ट के पास है उसको 4 वीक के अंदर उसको नोटिफाई करें। ठीक है, इसके नियर जो है ओखला बर्ड सेंचुरी और सूरजपुर वेटलैंड्स भी हैं। इसको इसलिए किया गया है, फास्ट ट्रैक तौर पर इसलिए किया गया क्योंकि जैसे जेवर एयरपोर्ट आ रहा है तो वहां पे लैंड जो है वो इंक्रोचमेंट बढ़ रहा है, तो उससे नेचुरल हैबिटेट्स को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, यूपी फाउंडेशन डे की बात करते हैं। 24 से 26 जनवरी 2025 के बीच में हुआ है अवध शिल्पग्राम लखनऊ में। ठीक है, 76 यूनिवर्सिटी, तो यूपी फाउंडेशन डे मनाया जाता है 25 जनवरी 2025 को। थीम क्या है इसकी, डेवलपमेंट एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश ऑन अ पाथ टू प्रोग्रेस। थीम याद रखिएगा, डेवलपमेंट एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश ऑन अ पाथ टू प्रोग्रेस, ये इसकी थीम है। ठीक है, आगे चलते हैं। डबल डेकर बस रेस्टोरेंट प्रयागराज की बात करेंगे हम। डबल डेकर बस रेस्टोरेंट प्रयागराज यूपी का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट है जिसका नाम पंपकिन है, महाकुंभ मेला एरिया में ये लगाया गया है। इसके बाद मियावाकी फॉरेस्ट की बात करेंगे, ये कहाँ पर है, ये प्रयागराज में करा गया। मियावाकी जो है वो जापानीज टेक्निक है जिससे अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, महाकुंभ मेला एरिया में ये किया गया है, क्यों, ताकि अर्बन ग्रीन फॉरेस्ट डेवलप हो पाए और ऑक्सीजन बैंक डेवलप हो पाए। तो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसने ये क्रिएट किए हैं। डिजिटल इंडिया स्टेट वर्कशॉप यूपी की बात करेंगे तो 25 नवंबर 2025 को हुई है, कहां पर हुई है, लखनऊ में हुई है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई गवर्नमेंट डिवीजन के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी यहाँ पर योगदान था। फोकस क्या है, स्टेट आईटी प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन विद डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपको जान के काफी अच्छा लगेगा कि डिजिटल इंडिया के मामले में उत्तर प्रदेश सच में काफी अच्छा काम कर रहा है। एक निवेश मित्र करके पोर्टल है। ठीक है, निवेश मित्र पोर्टल जो है उसका क्लियरेंस रेट जो है वो 93% तक पहुंचता है, कि 93% जो है वो जो क्वेरीज हैं और जो वो आता है प्रोजेक्ट, उसको 93% उसका क्लियरेंस रेट है। ठीक है, मदरसा एक्ट अमेंडमेंट कर दिया गया है, ये जो है एजुकेशन, क्योंकि मदरसा के अंदर एजुकेशन के क्वालिटी के मामले में काफी डाउट्स थे, तो उसको इम्प्रूव किया गया है। वहां पर अलग अलग तरीके की मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अमेंडमेंट की अब वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया है नवंबर 2025 को, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था, इस वर्डिक्ट को नकार दिया, इस अमेंडमेंट को नकार दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, उत्तर प्रदेश अडॉप्ट्स जीईएम प्लेटफॉर्म फुली। ठीक है, अब ये क्या है, 26 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश जो है पहला स्टेट बना है, तो फर्स्ट है, अपने आप इंपॉर्टेंट रहता है, जिसने पूरी तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को अडॉप्ट कर लिया है, जीएम
प्लेटफॉर्म को। तो ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा जितने भी टेंडरिंग प्रोजेक्ट प्रोसेस हैं, ठीक है, कागज लाना, ये करना वो करना, बहुत सारी जो चीजें होती हैं जिससे टाइम जाता है और करप्शन के भी चांसेस बढ़ते हैं, उनको हटा दिया जाएगा, जिससे कि उम्मीद करी जा रही है कि 2000 करोड़ रुपए सालाना जो है वो सेव कर लिए जाएंगे। तो टेंडर के मामले में है, ये ध्यान रखिएगा। अयोध्या दीपोत्सव की बात करेंगे, फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इस बार 25 लाख दीपक जलाए गए सरयू जी के किनारे। इस बार 2 रिकॉर्ड्स बने हैं, ठीक है। लार्जेस्ट ऑल लैम्प डिस्प्ले का रिकॉर्ड बना है और दूसरा बना है मोस्ट पीपल रोटेटिंग दियास। आगे चलते हैं, शक्ति निवास हॉस्टल वुमेन की बात करेंगे। तो जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए सेफ हाउसिंग की व्यवस्था करी जा रही है। मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत ये नया आज कई जगह पर हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पे वुमेन्स आकर के रह सकती हैं, ठीक है। रेडियो मैन ऑफ इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। राम सिंह बौद्ध जो है अमरोहा के हैं, उन्होंने उनके पास लगभग 1257 विंटेज रेडियो हैं, ठीक है। 1920 से इनके जो उस वक्त से जो रेडियो आ रहे हैं वो इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। ये ग्लोबली जो है इनको इस बात के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। आगे चलते हैं, जीरो पॉवर्टी मिशन की बात करेंगे। तो गांधी जयंती पर ये लॉन्च किया गया है। गोल क्या है कि इंडिया यूपी जो है भारत का पहला स्टेट बने जो अचीव कर लेगा नेट जीरो पॉवर्टी, ठीक है। कैसे करेगा, इसके लिए हमें डेटा चाहिए होता है। डेटा कैसे मिलेगा कि कहाँ पर ज्यादा पुअर है, किस एरिया में ज्यादा पॉवर्टी है, किस एरिया में इनइक्वालिटी ज्यादा है, वहां का जब हम इलाके को मैप कर लेंगे तो वहां पर हम स्कीम्स का लाभ पहुंचा पाएंगे। आगे चलते हैं, यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं। कब लॉन्च हुआ है ये नवंबर 2024 में, ठीक है। इंडिया का पहला एयरशेड बेस्ड प्लान है ये, ठीक है। ये इंडिया का पहला एयरशेड बेस्ड प्लान है, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। फंड कर रहा है इसको वर्ल्ड बैंक और ड्यूरेशन जो है इसका 6 साल का, 2024 से लेकर के 2030 तक का। अब थोड़ा सा हम पोल्यूशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो अगर 0 से 50 के बीच में है तो कैटेगरी अच्छी मानी जाती है कि हवा वहां की अच्छी है। 50 से 100 के बीच में सेटिस्फैक्ट्री है। 101 से 200 के बीच में मॉडरेट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 200 पार होता है वैसे ही कैटेगरी डेंजरस होने लग जाती है, ठीक है। बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, हार्ट डिजीज के लिए कई सारी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है, ईचिंग, हेडेक, ये सब चीजें होने लग जाती हैं। 400 से 500 की जब वो पहुंचती है तो सीवियर हो जाती है। 300 से 400 के बीच में क्वालिटी वेरी पुअर होती है। 200 से 300 के बीच में क्वालिटी जो होती है वो पुअर होती है। एक यूनाइटेड नेशंस का डेटा है, मुझे लगा आप सभी को दिखाना चाहिए कि एयर पोल्यूशन जो है वो दुनिया का बिग किलर है, ठीक है। लोगों की जो मौत हो रही है वो बीमारियों से कहीं ज्यादा एयर पोल्यूशन से भी होती है। लगभग 6.5 मिलियन पीपल डाई पर, ठीक है, प्री मेच्योरली, मतलब उम्र से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि एयर क्वालिटी पुअर है। अब एयर पुअर और क्वालिटी के मामले में देखिए तो अमेरिका जो है उसमें मात्र 81,000 है। वहीं साउथ ईस्ट एशिया देखा जाए तो 3.3 मिलियन है। भारत की पॉपुलेशन चूंकि बहुत ज्यादा है तो इसका काफी बड़ा पोर्शन जो है वो डेथ का वो उत्तर प्रदेश और भारत में भी होता है। 2 मिलियन डेथ एवरी ईयर कॉज्ड बाय रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ठीक है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से 2 मिलियन डेथ होती है पर साल बिकॉज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। ध्यान रखिएगा, इंडोर, हम बाहर जाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम घर के अंदर की बात कर रहे हैं। और इसमें से लगभग 8 लाख जो है वो चिल्ड्रन है जिनकी एज 5 साल से भी कम है। तो एयर पोल्यूशन एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है, ठीक है। आप इन सभी चीजों पर ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं, आगे है केन कैनाल सिस्टम का रिवाइवल किया गया है नवंबर 4 2024, ठीक है। लगभग 1200 करोड़ रुपए इसको अलॉकेट किए गए। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट होगा ये, फिर से किस जगह के लिए? बुंदेलखंड रीजन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आकांक्षा हार्ट की बात करेंगे। आकांक्षा हार्ट जो है इनॉग्रेट किया गया है ऑन 9 नवंबर 2024 लखनऊ में, ठीक है। क्या ये क्या शोकेस करेगा कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी जो क्रिएट करे प्रोडक्ट्स हो गए, उनकी सक्सेस स्टोरीज को ये शोकेस करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है 11 प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। पहला पार्क शामली में बनाया जा रहा है जिसकी वर्थ है 726 करोड़ रुपए। टोटल 11 बनाए जाएंगे। इससे बूस्ट क्या होगा? टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ेगी। देखिए, जैसे आपको पता है कि बांग्लादेश की हालत बहुत खराब है। बांग्लादेश दुनिया में टेक्सटाइल के मामले में काफी अच्छी रैंकिंग पर है, ठीक है। और ऊपर से यूएसए के सैंक्शंस भी बांग्लादेश पे लगते जा रहे हैं लगातार। तो भारत की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो अगर हम इस टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से सही टाइम पर डेवलप कर पाए तो हम ग्लोबल मार्केट का काफी बड़ा पोर्शन जो है वो अपने लिए रख सकते हैं, ठीक है। वीर गाथा प्रोजेक्ट ऊपर 4.0 की बात करेंगे।
यूपी की रैंक यहाँ पर भी पहली है। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन लगभग 45 लाख नॉमिनेशंस आए हैं। डिफेंस एंड एजुकेशन मिनिस्ट्रीज, ठीक है, अंडर गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ पे किसने लॉन्च करी है? उत्तर प्रदेश में योगी जी ने लॉन्च करी है। कब लॉन्च करी है? आकांक्षा हाट, अभी ऊपर पढ़ा था हमने, आकांक्षा हाट यानी 9 नवंबर क्या को लॉन्च करी है। फर्स्ट सच इलेक्ट्रिक बस इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। स्वच्छता ही सेवा 2024 की बात करें तो लॉन्च ऑन 17 सितंबर 2024 किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के 74th बर्थडे पर लॉन्च हुआ है। फ्लैग किया गया है नमो प्लेगोथॉन। अब ये क्या होता है? जॉगिंग प्लस लिटर पिकिंग, ये लोग दौड़ते जॉगिंग भी कर रहे हैं और कूड़ा भी साफ कर रहे हैं। तो ये जो है सोशल अवेयरनेस स्कीम की तरह पर है, ठीक है। यूपी सेकंड लार्जेस्ट इक्विटी इन्वेस्टर स्टेट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी हमने पढ़ा था। आपको जान के अच्छा लगा कि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश जो है उसमें इन्वेस्टर्स के नंबर सबसे ज्यादा है। लगभग 1 करोड़ जो है वो इन्वेस्टर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं यूपी में, ठीक है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की बात करेंगे। इसका सेकंड एडिशन कब हुआ है? 25 से 29 सितंबर 2024 के बीच में हुआ है। इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में हुआ है ये, ठीक है। इंडस्ट्री लीडर और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है। अब लैब मित्र इनिशिएटिव की बात करेंगे। ये कहाँ पर है? बनारस में। इसने ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड जीता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या जीता है इसने? ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड जीता है सितंबर 2024 में, ठीक है, फॉर लैब डिजिटाइजेशन इन वाराणसी, ठीक है। स्केल्ड अक्रॉस स्टेट एज अ लैब रिपोर्ट मॉडल। अब इसका मेन एम क्या है कि जो लैब है उनका रिस्पांस टाइम जो है वो डिक्रीज कर सके, ठीक है। कैसे करेंगे? डिजिटाइज करेंगे लैब को और वर्कफ्लो तेज होगा उससे, तो जो रिस्पांस टाइम है वो रिड्यूस हो पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑपरेशन भेड़िया की बात करेंगे। सितंबर 2024 का ऑपरेशन है। वोल्फ पैक जो विलेजर्स पे अटैक कर रहे थे उनको ट्रैप करने के लिए उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ ये चलाया जा रहा है बहराइच में। ध्यान रखिएगा ऑपरेशन भेड़िया जो है वो बहराइच में है। कहीं आप नक्सल का ऑपरेशन मत मार दिएगा कि नक्सलाइट से फाइट करने के लिए है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यूपी स्टेट वुमेन्स कमीशन की न्यू टीम जो है उसमें बबीता चौहान जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है। अपर्णा यादव एंड चारू चौधरी जो है उसकी वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट। टर्म क्या है इनका? टर्म होता है 1 साल का। आरोग्य स्वास्थ्य मेला की हम बात करेंगे तो प्रमोट करेगा गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। गवर्नमेंट बहुत सारी हेल्थ स्कीम चलाती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लिटरेसी की वजह से और करप्शन की वजह से स्कीम्स का बेनिफिट वहां तक पहुंचता नहीं है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो आरोग्य स्वास्थ्य मेला जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करेगा। लगभग 1.72 लाख हेल्थ फेयर्स प्लान किए गए हैं 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। 3000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और मंथली लगभग 13 से 16,000 मेला ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ठीक है। टूरिस्ट कियोस्क की बात करेंगे। प्रयागराज सेटअप किया गया है इसे, ठीक है। सेटअप एज मेजर स्टेशन संगम, नैनी और रामबाग एज अ मेजर स्टेशन जो है वो सेटअप किए गए हैं फॉर कुंभ 2025 पिलग्रिम्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, कुंभ की बात करते हैं। कुंभ के में शाही स्नान कब कब हुए हैं ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कब कौन सा शाही स्नान हुआ है। तो स्नान पर्व की बात करेंगे तो पौष पूर्णिमा जो है वो 13 जनवरी 2025 को, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी और बसंत पंचमी 3 फरवरी, ठीक है। फिर इसके बाद 2 स्नान और हुए हैं, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि जो है वो 26 फरवरी को, ठीक है। तो ये स्नान पर्व जो है वो आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। आरओ आरओ हो गया या यूपीपीसीएस वगैरह के एग्जाम्स में ये डेट्स पूछी जा सकती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सैनिक स्कूल गोरखपुर की बात करेंगे। वीपी जगदीप धनखड़ साहब ने इसको इनॉग्रेट किया 7 सितंबर को, ठीक है। देश की युवाओं की शिक्षा देश की रक्षा, ये इसका मोटो है। क्या मोटो है? युवाओं की शिक्षा देश की रक्षा। क्लास 6 से क्लास 12 के बीच, क्लास 12 के लिए ये है। ब्रांड यूपी, ठीक है। आईटीबी एशिया सिंगापुर, ठीक है। ये जो है दोनों ने मिल करके लॉन्च किया है। प्रमोट क्या करेगा? टूरिज्म और कल्चर को प्रमोट करेगा। एशिया टॉप ट्रेवल फेयर है। फोकस क्या होगा? स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म पे उत्तर प्रदेश के। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से, सही तरीके के साधन न होने की वजह से हम उस पोटेंशियल पूरी तरीके से रीच नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी सब चीजों के लिए ये काम किए जा रहे हैं। तो यूपी अगला स्कीम दे है सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल की बात करेंगे। 57 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए गए हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा? बालिका, ये ऑल्सो इंक्लूड करेंगे बालिका वर्ग टू क्लास 12, बाल वाटिका टू क्लास 12, मतलब कि
नर्सरी प्री प्राइमरी से लेकर के 12th क्लास तक की सारी एजुकेशन एक ही जगह पर हो जाए, ठीक है, अंडर यूपी बोर्ड। तो ये ना हो कि क्लास 8 तक आप गांव के स्कूल में पढ़े, फिर उसके बाद फिर आगे कहीं दो साल कहीं और स्कूल में पढ़े, ब्लॉक में पढ़े, फिर डिस्ट्रिक्ट गए। इस चीज को हटाने के लिए ऐसे स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स की बात करेंगे, 33 क्लस्टर प्लान किए गए हैं, 5 मेजर एक्सप्रेसवे अक्रॉस 30 डिस्ट्रिक्ट, तो इस पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। 5 मेजर एक्सप्रेसवे जो है यूपी के, ठीक है, अक्रॉस 30 डिस्ट्रिक्ट, वहां पर 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स कल्चर क्लस्टर जो है प्लान किए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं संस्कृति ग्राम महाकुंभ 2025, 5 एकड़ का कल्चरल जोन था ये महाकुंभ ग्राउंड में। क्या शोकेस करें कि यूपी का फोक हेरिटेज। देखिए कल्चर महाकुंभ जैसा इवेंट जो होता है ना, वो यूपी की जो हेरिटेज है, क्योंकि बहुत सारे जगह से लोग आ रहे हैं, उसको प्रमोट करने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। एआई आंगनवाड़ी सेंटर गाजियाबाद की बात करेंगे तो इंडिया का पहला एआई आंगनवाड़ी सेंटर है, भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉन्च हुआ है मुरादनगर, ठीक है, एनहांस करेगा अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग को। आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन, ठीक है, अलग अलग चीजों के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन होता है, जैसे स्कूल्स के लिए भी होता है, उसी तरह पुलिस स्टेशन के लिए भी हुआ है। तो सोनभद्र पुलिस लाइन एंड गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने आईएसओ, देखिए सर्टिफिकेशन नंबर याद रखिएगा, कई कई बार इसमें खेल कर देते हैं, 2015 की जगह 2016 लिख देंगे, तो आप मार्क मत कराइएगा, ठीक है। तो पहला पूर्वांचल और यूपी का है रिस्पेक्टिवली, जिसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है। पीबी लैब उत्तर गौतम बुद्ध नगर इनॉग्रेट किसने किया है? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। ये स्टेट का पहला हाईटेक टीबी डायग्नोस्टिक लैब है, ग्रेटर नोएडा में बना है, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बना है। आपको ये थोड़ा सा डेटा पता होना चाहिए कि टीबी के उत्तर प्रदेश में 18 लाख से ज्यादा केसेस हैं, ठीक है। और भारत का टारगेट जो है वो टीबी को 2025 तक इरेडिकेट करने का है, ठीक है। काफी एम्बिशियस टारगेट है, काफी एम्बिशियस टारगेट है। आगे चलते हैं, यूपी एग्रीज की बात करते हैं। हमने ऊपर देख रखा है यूपी एग्रीज और प्रयागराज एआई को एक साथ हमने देख रखा है। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग की बात करेंगे हम यहाँ पर। आगे चलते हैं, जीएसवीए, जीएसवीए जो है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, ठीक है। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब है वहाँ की इकोनॉमी में जो वैल्यू एडिशन है वो ज्यादा हो रहा है, और वैल्यू एडिशन ज्यादा होने का मतलब वहाँ की फिजिकल परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। तो यूपी ने क्या किया है, यूपी ने 101% जीएसवीए जो है वो टारगेट को अचीव किया है, ठीक। आगे चलते हैं, उत्तर यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी, ये पॉलिसी क्या है? आपने कई बार आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सरकार कुछ पैसे देने की बात कर रही है, तो ये इसी से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो आम जनता तक आसानी से पहुंच पाए, इसलिए सरकार ने इनिशिएटिव लिया है कि जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके फॉलोवर्स हो गए, वीडियो हो गए, रील्स हो गए, इन सबको ध्यान में रखते हुए उनको 2 लाख से 8 लाख रुपए तक महीने दिए जा सकते हैं, ताकि वो सरकार की पॉलिसीज को प्रमोट करें, ठीक है। इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ए से लेकर के डी तक। 28 अगस्त 2024 से ये पॉलिसी अप्रूव हो चुकी है, ठीक। आगे चलते हैं, स्टॉप डायरिया ड्राइव की बात करेंगे। तो ये कब लॉन्च हुई है? ये लॉन्च हुई है 1 जुलाई 2024 को। किसके अंडर लॉन्च हुई है? स्वच्छ गांव शुद्ध जल और बेहतर कल। स्वच्छ गांव शुद्ध जल और बेहतर कल प्रिवेंट करने के लिए चाइल्ड डेथ फ्रॉम डायरिया। अब देखिए डायरिया के बारे में 2 चीज जान लेते हैं कि डायरिया सडन होता है, एक होता है क्रॉनिक। सडन का मतलब जो अचानक से हुआ है, ठीक है। कैसे हो सकता है? खराब खाना, फूड पॉइजनिंग से हो सकता है, पानी वगैरह से हो सकता है, स्टमक में कोई फ्लू हो गया उसके हो सकता है। क्रॉनिक डायरिया क्या होता है? कोई लंबे समय से, क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जो काफी लंबे समय से चला रहा हो, जैसे आपने मान लीजिए मेडिसिन काफी लंबे समय से कुछ ऐसी ले रखी हैं, ठीक है, या फिर आपको किसी चीज से एलर्जी वगैरह है, तो उन सब चीजों से जो होता है वो होता है क्रॉनिक डायरिया, ठीक। 100% रोड टैक्स वेवर ऑन हाइब्रिड कार्स, ये क्यों किया गया है? ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो उनका यूज जो है वो भारत में बढ़ सके, ठीक है। तो जुलाई 2024 में किए से स्टार्ट हो चुका है ये। फुल वेवर ऑन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एंड प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, अंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि पॉलिसी जो है वो कब लॉन्च हुई है। आगे चलेंगे, एग्री जंक्शन सेंटर्स की बात करेंगे। काशी में तो 20 एग्री जंक्शन सेंटर जो है वो बनाए जा रहे हैं काशी में, ठीक है। किसके अंडर? अंडर ट्रेंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर सेल्फ हेल्प स्कीम, ठीक है। इसके अंडर ट्रेंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर सेल्फ हेल्प स्कीम के अंदर, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया जाएगा? इसमें दिया जाएगा सीड्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, और जो भी टूल्स होते हैं ना, जो नए नए मॉडर्न टूल्स आ रहे हैं उसके बारे में। तो इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इंडिया और इजराइल
आपको पता होगा इजराइल छोटा सा देश है, लेकिन एग्रीकल्चर के मामले में उसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। तो इंडिया और इजराइल जो है एग्रीकल्चर के मामले में काफी हद तक जो है डीप रिलेशंस रखते हैं और आपस में कोलैबोरेट करते हैं। तो अगर कभी कुछ ऐसा आ जाए क्वेश्चंस में कि इंडिया के एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिलेशन जो है किस देश के साथ है और ऑप्शन में इजराइल दिख रहा है, तो ये एक अच्छा प्रोबेबल ऑप्शन हो सकता है या एलिमिनेट करने के भी काम आ सकता है। आगे चलते हैं, क्रॉप स्पेसिफिक कमोडिटी बोर्ड्स की बात करेंगे। एम करेगा टू बूस्ट ₹5,000 करोड़ कार्गो एक्सपोर्ट पर ईयर। ठीक है, तो 50,000 करोड़ रुपए का कार्गो एक्सपोर्ट पर ईयर जो है वो बूस्ट करने की कोशिश करेगा बाय सेटिंग अप ब्रॉड्स टू स्ट्रेंथन फार्म प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रोसेसिंग 4 साल के लिए। ठीक है, क्रॉप स्पेसिफिक कमोडिटी बोर्ड्स की बात करेंगे, जैसे कि आपने सुना होगा टर्मरिक बोर्ड हो गया, कॉफी बोर्ड हो गया, उसी तरह अलग अलग क्रॉप से रिलेटेड बोर्ड्स की बात करेंगे ताकि जो है एक्सपोर्ट में हेल्प मिले, फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़े और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी फायदा हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन की अगर हम बात करेंगे तो नोटिफाई किया गया है 4 जुलाई 2024 को। इसमें इंक्लूड होगा लखनऊ और 5 और डिस्ट्रिक्ट जैसे हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। 27,826 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एरिया होगा। इस किस पे बेस्ड है ये? जो है आपका एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन पे बेस्ड है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैप में अगर आप देख लें तो याद हो जाएगा। ये जो हल्का नीला रंग है ये आबादी को दिखाता है, बड़ा गाढ़ा नीला रंग क्षेत्रफल को दिखाता है। तो सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली और हरदोई, ठीक है, ये जो एरिया है वो स्टेट कैपिटल रीजन बनेगा। ठीक है, आगे है यूपी फ्लड मैनेजमेंट प्लान की बात करेंगे। 3 जोन जो है उसमें डिवाइड किया गया स्टेट को, जिसमें से उन 3 जोन में ध्यान रखिएगा कि 29 हाईली सेंसिटिव एरिया है, 11 सेंसिटिव एरियाज है और 35 नॉर्मल एरिया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा? एनडीआरएफ हो गया, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस, और एसडीआरएफ 7 एनडीआरएफ की बटालियन, 18 जो है एसडीआरएफ की बटालियन और 17 पीएससी की टीम्स जो है तैनात की जाएंगी। इनके साथ साथ 10,500 वॉलंटियर्स भी तैयार किए गए हैं ताकि फ्लड अगर अचानक से आ जाए तो उससे निपटने की कोशिश हो सके। ठीक है, पीएम किसान की बात करेंगे। किसान सम्मान निधि जो है 18 जून 2024 को 20,000 करोड़ रिलीज किए गए हैं बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। 30,000 किसान जो है किसान कृषि सखी सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्कर को सर्टिफिकेट दिए गए हैं बनारस में। ठीक है, देखिए कुछ चीजें बहुत फैक्चुअल है तो उनको बस आप ऐसे सुनिए और अपनी मेमोरी में बैठाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मलेरिया को इरेडिकेट करने का जो टारगेट है वो है 2027। यूपी का एम है ये कि मलेरिया को 2027 तक कंप्लीटली इरेडिकेट कर देंगे। बड़ा ही एम्बिशियस टारगेट है और मलेरिया से भारत में काफी बार कई सारी जानें भी जाती हैं, क्योंकि गांव वगैरह में इतनी फैसिलिटीज अभी भी अवेलेबल नहीं हो पाई हैं। वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो यूनिक आईडी है ये, जैसे वन, और इससे अल्टीमेटली क्या करने का प्रयास किया जा रहा है? इससे अल्टीमेटली जो है वो वन जॉब पर फैमिली के इनिशिएटिव को क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है कि हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति के पास जो है वो जॉब हो। ठीक, आगे चलते हैं। एशियन किंग वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, एशियन किंग वल्चर ब्रीडिंग सेंटर की बात करेंगे। ये अपने आप में पहला दुनिया का ऐसा सेंटर है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंजर्व करेगा एशियन किंग वल्चर को, या फिर रेड हेडेड वल्चर भी बोलते हैं उसको। ठीक है, बड़ा ही इंडेंजर्ड है। एट जटायु कंजर्वेशन सेंटर, इस सेंटर का नाम जो है वो है जटायु कंजर्वेशन सेंटर। ठीक है, पब्लिक एग्जाम्स अनफेयर मीन्स की बात करेंगे। आपको पता है आरओ का एग्जाम एक बार कैंसिल हो चुका है, आप दोबारा दे रहे हैं, तो ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। नोटिफाई कब किया गया है? ऑर्डिनेंस का मतलब ये हो गया कि गवर्नर साहब से सीधे परमिशन दिला दी गई है। ठीक है, तो ये लाया गया, नोटिफाई किया गया 2024 में। तो क्या करेगा? चीटिंग को ये एक नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस बना देगा। ठीक है, जिसमें जेल हो जाएगी अप टू लाइफ टाइम और 1 करोड़ रुपए तक के फाइन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और प्रॉपर्टी अटैचमेंट, अगर मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है और तो उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच करी जा सकती है, उसको ब्लैकलिस्ट किया सकता है। ऐसे कई सारे प्राविधान है इसमें और ये काफी स्ट्रिक्ट अधिनियम जो है वो लाया गया है। इंडियन टेम्पल म्यूजियम जो बनाया जा रहा है वो अयोध्या में बनाया जा रहा है। ये कौन बना रहा है? टाटा सन्स। ठीक है, टाटा सन्स क्यों बना रहे हैं भाई? वो तो प्राइवेट है, तो वो बना रहे हैं सीएसआर के अंदर। सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहाँ बना रहे हैं? मंझा जमथारा। ठीक है, कॉस्ट होगी उसके 650 करोड़ रुपए और 100 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा टू प्रिजर्व टेम्पल हेरिटेज। अब देखिए सीएसआर क्या होता है? सीएसआर जो होता है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें कंपनी का भाई मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। लेकिन अगर प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी
और इन्वायरमेंट का भी उसमें एस्पेक्ट ऐड कर दिया जाए, तो जो बनता है वो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जिस सोसाइटी से आप प्रॉफिट ले रहे हैं, उस सोसाइटी और उस एनवायरमेंट के लिए आप कुछ रिटर्न में अच्छा कार्य करें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यूपी लीड्स इन जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, एज पर जीएसटीएन उत्तर प्रदेश इज अमंग टॉप 3 स्टेट्स। उत्तर प्रदेश जो है टॉप 3 स्टेट्स में है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के साथ जीएसटी फाइलिंग के मामले में, मंथली जीएसटी फाइलिंग के मामले में। ठीक है, ये इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि इकोनॉमी जो है वाइब्रेंट है, क्योंकि जीएसटी फाइल हो रही है तो ऑनलाइन लिंकेजेस भी हो चुके हैं और इकोनॉमी जो है वो अच्छी तरीके से बढ़ रही है, उसकी प्रोग्रेस जो है वो अच्छी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रगति एक्सेलेरेटर प्रोग्राम की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश प्रगति एक्सेलेरेटर प्रोग्राम, ठीक है, यूपीपीएपी। ठीक, ये जब लॉन्च कब हुआ? लॉन्च हुआ जून 2024 को। सपोर्ट करेगा लो मीथेन राइस। ठीक है, डीआरएस। राइस की प्रोडक्शन में आपको पता होगा तो पानी बहुत लगता है, दूसरा जो होता है कई जो है मीथेन गैस रिलीज होती है। ठीक है, क्योंकि वहां पानी की वजह से सॉरी मीथेन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो उसको भी लो मीथेन राइस हम प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बैक्ड बाय 2030 डब्ल्यूआरजी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, मिलिंडा गेट बिल एंड मिलिंडा गेट्स का फाउंडेशन है, वो भी इस प्रोजेक्ट को हेल्प करेगा। 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे अनाउंस कर दिए गए। आपको पता है 13 थे भारत में, 4 और हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, सॉरी, तो 4 और हो जाएंगे तो हो जाएंगे टोटल 17। ठीक है, तो ये है सीएम योगी ने अनाउंस किए हैं पूर्वांचल आगरा लखनऊ एंड फरुखाबाद जेवर। पूर्वांचल आगरा लखनऊ फरुखाबाद एंड जेवर लिंक एक्सप्रेसवे फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। मतलब कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्या है? आखिरी माइल तक, मतलब भारत का जो आखिरी हिस्सा है या उत्तर प्रदेश का जो आखिरी हिस्सा है वहां तक भी कनेक्टिविटी प्रॉपर पहुंच सके। सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज की बात करेंगे, वाराणसी का है ये। सिलेक्टेड अलॉन्ग विद डेट्रॉइट एंड वेनिस। डेट्रॉइट और वेनिस आपको पता है 2 शहर हैं, काफी फेमस शहर हैं। ठीक है, बाय टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन टू प्रमोट अर्बन सस्टेनेबिलिटी। टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन ने डेट्रॉइट, वेनिस और बनास को सिलेक्ट किया है अर्बन सस्टेनेबिलिटी के मामले में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल की बात करेंगे तो उसने क्या किया कि जो टेन्योर 8 साल का हुआ करता था उसको घटा करके 5 साल कर दिया गया है। ठीक है, और मैक्सिमम एज जो है वो 70 साल बढ़ा दी गई है, जो अब 70 साल हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। हेल्थ एटीएम्स इन यूपी की बात करेंगे। हेल्थ एटीएम्स इन यूपी जो है इनॉग्रेट हुआ है दिसंबर 19 हेल्थ एटीएम्स उत्तर प्रदेश जो है 19 एटीएम्स इनॉग्रेट हो चुके हैं दिसंबर 2023 में इन गोरखपुर। ठीक है, 62 टेस्ट वहां पर अवेलेबल हैं और 4600 जो है और इंस्टॉल किए जाएंगे जितने भी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं इन कमिंग मंथ्स। आगे चलेंगे, ट्राइबल म्यूजियम्स की बात करेंगे। कहाँ अप्रूव हुआ है? मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज, टू सेलिब्रेट ट्राइबल कल्चर एंड हिस्ट्री। अब आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में मात्र 0.6% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल सेक्टर को बिलोंग करती है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की सबसे पिछड़ी हुई आबादी है। ठीक, तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले देख लेते हैं थोड़ा कि पीएम किसान सम्मान निधि का 17 इंस्टॉलमेंट जो है वो 18 जून 2024 को हुआ था। आगे चलें, आगे क्या है? डॉल्फिन सेंचुरी की बात करेंगे। डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ हो रही है? चंबल में बनाई जा रही है, प्रपोज्ड इन सहसन चंबल सेंचुरी अक्रॉस सहसन चंबल सेंचुरी अक्रॉस एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 5400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करेगी और रिवराइन बायोडाइवर्सिटी यानी कि रिवर में रहने वाली बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करेगी। डिजास्टर रिलीफ ट्रेनिंग सेंटर की बात करेंगे। कहाँ बन रहा है? उत्तर प्रदेश में बन रहा है। रीजनल सेंटर्स बनेंगे इसके बरेली और झांसी को फॉर इनहेंस डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, जैसे जैसे आपको पता चल रहा है कि डिजास्टर्स की संख्या जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, डिजास्टर जैसे मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। मैन मेड डिजास्टर्स में कभी कभी आप देखते हैं कि अचानक से लैंडस्लाइड आ गया क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रखा है, हमने नेचर का इकोसिस्टम को वहां पे डिस्टर्ब कर दिया है। तो ये सारी चीजों के लिए डिजास्टर रिलीफ ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, झांसी और बलिया में, बस झांसी और बरेली में ध्यान रखिएगा, झांसी और बरेली में। ठीक है, रेल कोच रेस्टोरेंट एंड हेरिटेज पार्क, ये कहाँ बनाया जा रहा है? आगरा में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला है, ये फर्स्ट है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी फर्स्ट रेल हेरिटेज पार्क एंड रेल कोच रेस्टोरेंट टू बी ओपन इन आगरा, प्रमोट करेगा रेल टूरिज्म को और एफ&बी इनोवेशंस को। ठीक है, चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर का जो मेजर चंक है वो खत्म होता है और हम चलते हैं उत्तर प्रदेश बजट की ओर। यूपी का जो बजट है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा और इसकी डेटा कोशिश करिएगा कि आपको याद हो जाए। अगर याद हो जाएंगे तो एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो जब 2024-25 के बजट की अगर हम बात करें तो टोटल बजट विजन जो है वो 7.36 लाख करोड़ का है, ठीक है। ये पिछले साल से लगभग 30,000 करोड़ रुपए का इंक्रीज है। ये अलाइन कर रहा है विकसित भारत 2047 और अमृत काल और पंचामृत गोल्स के साथ, ठीक है। अमृत काल क्यों? क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड चल रहा है। भारत की 65% से ज्यादा आबादी जो है वो इस वक्त वर्किंग एज में है और हमारे पास लगभग 3 दशक से ज्यादा का जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और पंचामृत गोल्स क्या है? ये कॉप 26 में पीएम साहब ने इसको अनाउंस किया था कि भारत 2070 तक नेट जीरो जो है वो अचीव कर लेगा और इसके साथ 5 टारगेट्स भी दिए थे जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी आदि से रिलेटेड कुछ टारगेट्स हैं, जिसमें कि ये भी है कि 500 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और इंडस्ट्रियल लेवल से हम CO2 वगैरह को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल से 45% CO2 को रिड्यूस करेंगे। ऐसे काफी सारी चीजों के टारगेट हैं। आगे चलते हैं। रेवेन्यू एंड कैपिटल की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू रेसिप्ट जो है 5.32 लाख करोड़ रुपए की है और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 1.96 लाख करोड़ रुपए का है। फोकस ऑन इंक्लूसिव एंड प्रोडक्टिव स्पेंडिंग, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट की बात करेंगे तो 88,729 करोड़ रुपए है, 3.46% ऑफ GSDP, ठीक है, विद इन FRBM लिमिट। ये FRBM लिमिट के अंदर है और सिंगल फिजिकल प्रूडेंस है। सिग्नल ये इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि फिजिकल प्रूडेंस है, मतलब कि फिजिकली उत्तर प्रदेश जो है वो काफी स्ट्रांग है। GSDP एस्टिमेट की बात करेंगे तो लगभग 25.62 करोड़ रुपए जो है उत्तर प्रदेश की जो है स्टेट GDP पहुंच चुकी है, जो कि 19.2% का इंक्रीज है। यूपी जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर महाराष्ट्र, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। पर कैपिटा इनकम जी लगभग पिछले 5 सालों में डबल हो गई है, 1.48 लाख पे हो चुकी है, ठीक है। यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो 2000 करोड़ के फॉर युवा हब्स दिए गए हैं, 600 करोड़ रुपए स्किल मिशन के लिए दिए गए हैं, ठीक है। 1 करोड़ गवर्नमेंट जॉब्स का गोल क्रिएट किया गया, गवर्नमेंट जॉब नहीं सॉरी 1 करोड़ जॉब्स का जो है वो गोल क्रिएट किया गया है। टारगेट टू ट्रेंड 25 लाख यूथ इन AI ML एंड इंडस्ट्री, ठीक है। स्टार्टअप एंड MSME की बात करेंगे तो 1200 करोड़ रुपए स्टार्टअप पॉलिसी। यूपी जो है सेकंड है इन रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स। रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स के मामले में यूपी की रैंक जो है सेकंड है। आपको पता है 14,000 से ज्यादा स्टार्टअप यूपी में काम कर रहे हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड की बात करेंगे तो ₹4,000 करोड़ फॉर गंगा एक्सप्रेस वे और 3,000 करोड़ फॉर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। 1,500 करोड़ जो है वो बुंदेलखंड रीजन के लिए और 1,800 करोड़ रुपए रूरल रोड्स के लिए दिया गया है, ठीक है। स्मार्ट सिटीज एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 25 सिटीज जो है उसमें एक्सपेंशन किया जाएगा। 1,800 करोड़ रुपए क्लीनलीनेस के लिए दिए गए हैं, 1,200 करोड़ रुपए रिवर फ्रंट्स बनाने के लिए दिए गए हैं, 400 करोड़ रुपए क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए दिए गए हैं। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 2,200 करोड़ रुपए जो है स्मार्ट स्कूल्स क्रिएट करने के लिए दिए गए हैं। प्लान्स टू बिल्ड 1,000 कंपोजिट स्कूल्स, रोल आउट ऑफ डिजिटल क्लासरूम एंड बाइलिंगुअल कंटेंट, ठीक है। डिजिटल क्लासरूम और बाइलिंगुअल कंटेंट, बाइलिंगुअल का मतलब है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हेल्थ सेक्टर फोकस की बात करेंगे 1,800 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेजेस के लिए दिए गए हैं, क्योंकि यूपी में चला है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, जिसके अंतर्गत अभी तक लगभग 63 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और 75 बनाने हैं, ठीक। 1,000 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत के लिए दिए गए हैं, 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं डिजिटल हेल्थ के लिए, ठीक है। रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक्सपेंड करने की बात इसमें करी जा रही है। सोशल वेलफेयर और इंक्लूजन की बात करें तो 3,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं पीएम आवास के लिए, 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं वुमेन्स पेंशन के लिए और 800 करोड़ रुपए जो अलॉट किए गए हैं वो है SC ST OBC और माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो लगभग 1,500 करोड़ रुपए दिया गया है मिशन शक्ति के लिए, 400 करोड़ रुपए दिया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, 500 करोड़ रुपए दिया गया है कन्या सुमंगला के लिए और 75 लाख वुमेन को जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन से बेनिफिट होगा, ठीक। एग्रीकल्चर इरिगेशन की बात करेंगे तो 2,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं फॉर पीएम किसान, 1,800 करोड़ रुपए दिए गए हैं क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, 1,200 करोड़ रुपए दिए गए हैं इरिगेशन के लिए, 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं लोन वेवर के लिए। ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे 1,000 करोड़ रुपए दिया गया है रूफटॉप सोलर के लिए, 700 करोड़ रुपए दिया गया है बायो एनर्जी के लिए, 500 करोड़ रुपए दिया गया है ईवी पॉलिसीज के लिए और गोल है कि 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी प्रोड्यूस कर पाए हम 2027 तक, ठीक है।
लॉ लॉ एंड ऑर्डर मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे, 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं सेफ सिटीज प्रोग्राम के लिए, 150 करोड़ रुपए 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और 1000 करोड़ रुपए दिया गया साइबर क्राइम यूनिट्स के लिए। ठीक है, लॉन्च ऑफ वन पुलिस वन नंबर मॉडल। ठीक है, वन पुलिस वन नंबर मॉडल को भी लॉन्च किया गया है। डिजिटल गवर्नेंस की बात करेंगे, 1200 करोड़ रुपए दिया गया है ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, 600 करोड़ रुपए दिया गया है डिजिटल ग्रीवेंसेस के लिए, और 300 करोड़ रुपए दिया गया है स्टेट डेटा सेंटर्स के लिए। और जन सुविधा केंद्र जो बनाए जाएंगे वो सारे ब्लॉक्स में बनाए जाएंगे। टूरिज्म एंड कल्चर की बात करेंगे, 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं राम मंदिर कॉरिडोर के लिए, 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए, 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं बुद्धिस्ट सर्किट के लिए, 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए, और 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं महाकुंभ के लिए। ठीक है, क्लाइमेट एंड SAPCC लॉन्च ऑफ स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2025, इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस इन अर्बन एंड रूरल स्कीम्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बजट इन शॉर्ट। अब बहुत तेज पढ़ा दिया है, आपको लग रहा होगा कि जो है कैसे पढ़ेंगे, और ये तो काफी मोनोटोनस हो गया, पर ऐसा नहीं है। इसको आप 2-3 बार इस पोर्शन को सुनिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है बजट को कुछ डेटा और चार्ट्स के से, तो शायद आपकी जो मेमोरी में है वो ज्यादा दिनों तक ये रह पाए। ठीक है, तो बजट के मामले में दो चीजों की बात होती है कि पैसा आ कहां से रहा है और पैसा जा कहां रहा है। तो रुपए जो कमिंग इन की बात हो रही है वो हो रही है सेंटर से जो टैक्स ट्रांसफर होता है। अगर 100 रुपए है, 100 रुपए यूपी गवर्नमेंट के पास आ रहा है, तो 30 रुपए जो है वो सरकार स्टेट गवर्नमेंट देती है। लगभग 37 रुपए जो है 30 रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लगभग 37 रुपए जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार खुद के टैक्स रेवेन्यू से कमाती है। ठीक है, 15 रुपए के लगभग जो है वो पब्लिक डेट से मिल जाते हैं हमें। ठीक है, और ग्रांट इन एड जो है उससे लगभग 13 रुपए के आसपास मिल जाते हैं। ठीक है, और बचे कुछ है, बाकी सारा पोर्शन है। तो इस तरह से हमारा जो है रुपी का इनकमिंग है। तो थोड़ा सा आप इसको अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ ले लें। ठीक है, या फिर कहीं पे नोट कर लीजिए। स्टेट के ओन रेवेन्यू जो है वो 37% है, सेंटर का जो टैक्स है वो 30% है, पब्लिक डेट रिसीट जो है वो 15.3% है, और सेंटर ग्रांट्स इन एड जो है वो लगभग 12.9% है, नॉन टैक्स रेवेन्यू 3.4% है, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो 5% है, 5.5% है, और पब्लिक अकाउंट्स रिसीट जो है वो 1% है। कई बार पूछ लेते हैं ना एग्जाम्स में कि जो है रुपए जो भारत के पास रुपए जो उत्तर प्रदेश के पास आ रहे हैं उसमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है। तो 4 चीजें दे दी, कहा कि इसको जो है लाइन से लगाइए। तो नंबर 1 पर स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, दूसरे पे सेंटर टैक्स ट्रांसफर है, तीसरे पे पब्लिक डेट रिसीट है, और चौथे पर जो है वो सेंट्रल ग्रांट्स इन एड है। अब आगे देखते हैं, भाई रुपए आ तो गए, अब जाएंगे भी, रुपए जा कहाँ रहे हैं। अगर 100 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार खर्च कर रही है, ठीक है, तो उसमें से लगभग 12 रुपए सैलरी और बाकी एडेड इंस्टीट्यूशंस को जा रहे हैं। ठीक है, और सैलरी जो है एडेड इंस्टीट्यूशंस की सैलरी पे जा रहे हैं। ठीक है, और 12 लगभग 13 रुपए जो है वो जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सैलरी पर। ठीक है, लगभग 25 रुपए जो है वो सैलरीज पर खर्च हो जाते हैं। 21 रुपया जो है हर 100 रुपए में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे होता है, मतलब जिससे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं ताकि जो है आगे फ्यूचर के लिए नया नया इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो पाए। ठीक है, 12% जो है वो पेंशन में चले जाता है, और 9% हम ग्रांटेड एड्स जो है वो दे देते हैं। 7% जो है वो उत्तर प्रदेश ने जो लोन उठा रखे हैं तो उसका पेमेंट हो जाता है, और बाकी बचे में और बाकी सारे खर्चे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का ये है। तो अब हम थोड़ा सा एक बार इसको सरसरी निगाह से देख लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर 21% नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी, नंबर 3 पर है अदर एक्सपेंडिचर, नंबर 4 पर है सैलरी ऑफ एडेड इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉय। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट होते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो गवर्नमेंट से एडेड होते हैं, जहाँ की सैलरी जो है वो सरकार में कुछ ना कुछ या तो पोर्शन देती है या तो पूरी ही देती है। ठीक है, फिर पेंशन हो गया 11.7%, ग्रांट इन एड हो गया 9%, इंटरेस्ट पेमेंट 7.3%, डेट रिटायरमेंट 5.4%, सब्सिडी 3.8%, और डिवोल्यूशन टू लोकल बॉडीज के लिए सिर्फ 3.3% रह जाता है। ये काफी कम है, इसको बढ़ाने की बात चल रही है। डिसबर्समेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस जो है 1.3% है। ठीक है, अब हमने देख लिया ये सारी चीजें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एलोकेशन इन की डिपार्टमेंट भी हम इसी वक्त देख लेते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन को लगभग जो 76,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, एनर्जी को 57,000 करोड़ रुपए दिए गए, पुलिस डिपार्टमेंट को लगभग 39,500 करोड़ रुपए दिए गए, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को लगभग 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं,
थोड़ा-सा हम लगभग-लगभग में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस एग्ज़ैक्ट डेटा को याद रखना पॉसिबल नहीं है, पर ऑप्शंस में आप एलिमिनेट करने की स्थिति में होंगे। अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार समझ लेते हैं या फिर आप नोट करके अच्छे से 1-2 बार रिवाइज़ कर लेते हैं, तो आप आसानी से इसको समझ पाएँगे। मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए 27,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अर्बन डेवलपमेंट के लिए लगभग 25,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए भी लगभग 25,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नमामि गंगे एंड रूरल वाटर सप्लाई के लिए 25,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हर घर जल आपको पता है इनिशिएटिव चल रहा है, ठीक है? हर खेत में पानी, हर मेड़ पर पेड़, ऐसे इनिशिएटिव भी चल रहे हैं। पंचायती राज के लिए 21,000 करोड़ रुपए दिए हैं, 21,200 करोड़ रुपए दिए हैं। हैवी एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए 21,000 करोड़ रुपए दिए हैं, ठीक है? तो ये हो गया की एलोकेशंस टू की डिपार्टमेंट। अब थोड़ा-सा अगर हम और देखें तो उत्तर प्रदेश कुछ स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के मामले में फर्स्ट रैंक पे है और कुछ के मामले में सेकंड रैंक पे है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो एमएसएमई सेक्टर्स को लोन बांटने की स्कीम है, उसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना जो अकाउंट्स खुलवाने के मामले में थी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स को जो लोन्स वगैरह बांटने के लिए थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, इनके मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट रैंक रखता है। और सेकंड रैंक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग रिफ्लेक्टिंग टारगेट एंड एफिशिएंट ट्रांसफर्स, ठीक है? आगे चलते हैं। कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए जो एलोकेशन है वो भी देख लेते हैं। एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? जेवर में, नोएडा के पास। उसके लिए 1150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लिंकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल नोड विद एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको लिंक करने की बात करें, जैसे लखनऊ, आगरा और पूर्वांचल, इसके लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए लगभग 7,350 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चौथा नया मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है जिसके लिए 964 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा देखते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक आउटकम जो है वो उत्तर प्रदेश का कैसा रहा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउसेज जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 2017 तक 68 लाख थे, अभी 82 लाख हो चुके हैं। नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज 2017 में सिर्फ 17 थे, बहुत ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 17 हुआ करते थे, अब 2023 में ये लगभग 73 हो चुके हैं, ठीक है? माफ कीजिएगा, ऊपर देखें 63 बोल दिया था मैंने शायद गलती से, तो वो 63 नहीं 73 है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें तो जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। टैप वाटर सप्लाई कवरेज की अगर हम बात करें तो वो भी इंक्रीज हुआ है। 2017 में सिर्फ 2% था, अब बढ़कर के 70.7% हो गया है। राइज इन टूरिस्ट फुटफॉल, टूरिस्ट जो है वो 7 करोड़ आते थे सिर्फ 2017 में, अब 2023 में जो है 32 करोड़ हो गए हैं, ठीक है? ये था हमारा सोशल इंडिकेटर्स। अब हम बात करते हैं फिजिकल आउटकम्स की। एक्सप्रेसवे की लेंथ 2017 में 491 किलोमीटर थी, अब बढ़ करके लगभग 1314 किलोमीटर हो चुकी है। आपको पता है कि भारत के एक्सप्रेसवे का जो है वो 42% यूपी में है। टोटल 17 एक्सप्रेसवे जो है यूपी में बन रहे हैं। लेंथ ऑफ मेट्रो रेल सिस्टम 2017 में सिर्फ 9.3 किलोमीटर थी, अब 108 किलोमीटर सिस्टम हो चुकी है। पहले सिर्फ 2 सिटी में था, अब जो है वो 5 सिटीज में हो चुका है, ठीक है? नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स 2017 में मात्र 4 थे, अब बढ़ करके 19 हो चुके हैं। और इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 23.5 गीगावाट जो है वो थी 2017 में, ठीक है? और 2019 में लगभग 30 गीगावाट के आसपास पहुंच गई है। आगे चलते हैं। देखिए एमएसएमई की बात करेंगे। एमएसएमई के लिए अलग से डेटा इसलिए डाल रखा है क्योंकि एमएसएमई जो है वो रोजगार देने और एक्सपोर्ट दोनों के मामले में उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका जो है वो निभाता है, ठीक है? तो देखेंगे एमएसएमई, नंबर ऑफ एमएसएमई रजिस्टर्ड अंदर उद्यम स्कीम के अंदर जो है वो 22 लाख एमएसएमई रजिस्टर्ड है, ठीक है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 2019 में रैंक 11वीं थी, अब 7वीं है, ठीक है? लीड्स इंडेक्स की बात करेंगे तो 2019 में 13वीं रैंक थी, अब 6वीं है। और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 11th रैंक थी 2019 में, अब उत्तर प्रदेश की रैंक 2022 में 7वीं हो चुकी थी, ठीक है? आगे और अच्छी हो गई होगी। एलोकेशंस इन की स्कीम्स के लिए जो एलोकेशंस है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान के लिए इतना लगभग 21,000 करोड़ रुपए, 21,300 करोड़ रुपए। पेंशन के लिए लगभग 12,600 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए। मनरेगा के लिए 5,000 करोड़ रुपए। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए लगभग 3,600 करोड़ रुपए, 3700 करोड़ रुपए जिसको जो ले लीजिए। और ग्राम सड़क प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना के लिए लगभग 3600 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए और पीएम आवास योजना अर्बन के लिए, रूरल के लिए 2500 करोड़ रुपए, अर्बन के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए, ठीक है? और स्वच्छ भारत मिशन रूरल की बात करेंगे तो उसके लिए लगभग 4,867 करोड़ रुपए और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की अगर हम बात करें तो लगभग 2,700 करोड़ रुपए, ठीक है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के लिए 5,129 करोड़ रुपए और अमृत स्कीम के लिए, अमृत 2.0 के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपए।
ठीक है, तो इसी के साथ आपका बजट भी खत्म होता है और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर हमने जो है वो वाइंड अप कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप 1-2 बार देखिए, थोड़ा सा 1.5 घंटे की वीडियो है, पेशेंस के साथ देखिए। कोई भी वीडियो या कोई भी लेक्चर जो है आप अगर पेशेंस के साथ देखेंगे और अपने पास नोटबुक रखेंगे, चीज़ें नोट करते रहेंगे, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं उसके लिए आप लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं या फिर गूगल पर जाकर के अपने डाउट्स को थोड़े से क्लियर करिए। अगर आप इंटरैक्ट करेंगे और इंटरेस्ट के साथ देखेंगे तो काफ़ी सारा डेटा याद रह जाएगा और जितना डेटा आपको याद होगा एग्ज़ाम में उतनी ही आपकी हेल्प होगी। ठीक है, इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद।